हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दादी माँ का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद तरुण ने अपनी माँ सुगंधा से सीधे घर जाने को कहा। उसके बाद तरुण अपनी कार में बैठ गया। तरुण की कार में पहले से हैवी मेकअप लगाई हुई जैनी बैठी थी। जैनी ने अपनी दोनों आंखों पर बड़े नकली आई लैश लगाए हुए थे। जैनी के आई शेडो भी काफ़ी भड़क लाल रंग के थे। चेहरे पर ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहाँ जैनी ने जमकर मेकअप ना किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे जैनी सीधे किसी पिक्चर की शूटिंग से आई थी। जैनी को देखकर ऐसा लगता था जैसे इतना मेकअप लगाने का फैशन तो शायद अब फिल्मों से भी चला गया था। नेचुरल मेकअप के ज़माने में जैनी का मेकअप देखकर कई बच्चों को हंसी भी आ सकती थी। जैसे ही तरुण कार के अंदर बैठा, जैनी अपने दोनों हाथों से तरुण को गले में डालकर उसके गालों पर किस कर दिया। जैनी ने अपनी पलकें झपकाते हुए तरुण से कहा, चलो अब चलकर शादी कर लेते हैं। मैं तो बस इसी दिन के इंतज़ार में थी कि कब हम दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने मैरिज सर्टिफिकेट पर दस्तखत करेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारे नाम एक हो जाएंगे। अपनी फरमाइश तरुण के सामने रखते हुए जैनी ने अपनी बाहों का हार तरुण के गले में डालकर फिर से उसे चूमना शुरू कर दिया। दादी माँ ने जो बात कही थी वह अब तरुण के दिल और दिमाग में घूम रही थी। इसलिए धीरे से जैनी को अपने से अलग करते हुए तरुण ने कहा, वैसे शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? तरुण की इस बात पर तुरंत ही जैनी हैरान होकर तरुण को देखने लगी। जैनी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए तरुण से कहा, मगर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि जैसे ही तुम हर्षिता को तलाक दोगे तुम उसी वक्त मेरे साथ शादी कर लोगे। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर इस वक्त हमने शादी नहीं की तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तरुण कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद हिम्मत करके तरुण ने जैनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो बात दरअसल यह है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। इस वक्त हम बच्चे का डीएनए रिपोर्ट भी नहीं निकलवा पाएंगे। प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद ही यह चीज़ मुमकिन है। यह तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद शादी भी हो जाएगी। तरुण की यह बात सुनकर अचानक ही जैनी फिर से अपनी पलकें झुकाने लगी। जैनी को समझ नहीं आ रहा था आखिर तरुण इतनी जल्दी पलट कैसे गया था। जैनी का ऐसा लगने लगा था कि उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। तरुण ने वादा करके उसे पूरा नहीं किया था। यह सोच सोच कर जैनी तेज सांसें लेने लगी थी। जैनी ने तरुण से कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह सिर्फ तुम्हारा है। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हजारों दीवाने थे मेरे मगर मैंने तुम्हें चुना। तुम शादीशुदा थे मगर फिर भी मैंने तुम्हें अपनाया और आज जब मुझे तुम्हारे नाम के सहारे की ज़रूरत है तो तुम अपना मुंह फेर रहे हो। यह बात ठीक नहीं है तरुण। जैनी की बातें तरुण को इमोशनली काफ़ी हर्ट कर रही थी। तरुण ने अपने दोनों हाथों से जैनी के गाल पकड़े और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त किन हालातों से गुजर रही हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। विश्वास करता हूँ मैं तुम पर, मगर जहाँ शादी की बात आती है तब मुझे मेरे परिवार वालों की भी बात सुननी होगी। वह लोग चाहते हैं कि एक बार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जल्द से जल्द हमारी शादी भी करवा देंगे। जैनी ने तरुण की आंखों में पढ़ लिया था कि उसने अपना इरादा पक्का कर लिया था। इसलिए तरुण से झूठ मूठ रूठने की एक्टिंग करते हुए जैनी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी यह बच्चा नहीं चाहिए। जिस बच्चे के वजूद पर उसके बाप अपने बाप को शक हो, उसके अपने परिवार को शक हो, उस बच्चे का इस दुनिया में आना ठीक नहीं होगा। मैं अभी जाती हूँ और अभी इसी बच्चे को गिरा देती हूँ। यह कहने के बाद जैनी कार के अंदर बैठी हुई जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। जैनी को रोता हुआ देखकर तरुण ने अपने दोनों हाथों से जैनी के कंधों को पकड़कर उसे सहारा देते हुए कहा, देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और ऐसा कदम उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, मगर बस मेरी यह आखिरी बात मान लो। उसके बाद ज़िंदगी में तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। बस 4 महीने की बात है। बच्चा जैसे ही 4 महीने का हो जाएगा हम डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मेरे परिवार वालों को दिखा देंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जैसे ही तरुण ने देखा कि जैनी ने अपना रोना कंट्रोल किया, तरुण ने जैनी को बाहों में भरते हुए कहा, वैसे कल सुबह सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र ज़रूर रखना, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भेजने वाला हूँ। अगले दिन सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन उसके बिस्तर पर ठीक उसके सर के बगल में वाइब्रेट हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने फ़ोन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखा। सुबह सुबह श्वेता अनिका को कॉल लगा रही थी। अनिका ने जल्दी से कॉल उठाया। उसे लगा कि शायद मल्होत्रा हाउस में कोई इमरजेंसी थी, इसीलिए श्वेता ने सुबह सुबह अनिका को कॉल लगाकर जगाया था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ श्वेता ने अनिका से कहा, अब फिर से कौन सी नई मुसीबत तुमने सर पर ले ली है?
यह सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? अनिका हैरानी से श्वेता की बात सुन रही थी। अनिका ने श्वेता से पूछा, क्या हुआ? अब बताओगी भी क्या हुआ है? श्वेता ने अनिका को बताया कि सोशल मीडिया पर अब हर जगह यह बात उछल रही थी कि अनिका लोगों की घर गृहस्थी बर्बाद करने के लिए झूठे दावे करती है, सच को झूठ साबित करने के लिए अपने नाम का गलत इस्तेमाल करती है। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि पिछले दिनों डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब गलत था। अनिका ने डॉक्टर वांगापट्टू जैसे महान आदमी की आंखों में भी धूल झोंक रखी थी। दरअसल अनिका ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लोग यह भी कह रहे थे कि अनिका साहनी परिवार के साथ मिलकर सिंघानिया परिवार को नीचा दिखाने के लिए अपने नाम का गलत इस्तेमाल कर रही थी। जब अनिका ने श्वेता के मुंह से यह सब सुना तो अनिका ने अंगड़ाई लेते हुए श्वेता से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने खामखा मुझे जगा दिया। श्वेता यह सुनकर हैरान थी कि अनिका को इतनी बड़ी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। श्वेता ने अनिका से कहा, दीदी पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा नाम हर जगह इस तरह उछाला जा रहा है। तुम्हारे साथ साथ उस हर्षिता की भी काफ़ी बदनामी हो रही है और तुम हो कि इस बात को इतनी लाइटली ले रही हो। क्या तुम जानती हो डॉक्टर वांगापट्टू ने जब से तुम्हारे सबके सामने तारीफ़ की है हमारी फार्मेसी की प्रॉफिट दुगना हो गया है। अब फिर से तुम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा है। सुबह से कंपनी के टेलीफोन नंबर पर कॉल आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के। उन सबको जवाब दे देकर हमारा मैनेजर थक चुका है, वह छुट्टी लेकर घर चला गया है और तुम हो कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अनिका ने मुस्कुराते हुए श्वेता को जवाब दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 1-2 दिन की बात है, तब तक इस तमाशे का मजा उठाओ। अनिका ने यह कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर से अंगड़ाई लेते हुए अनिका ने अपने सामने रखा हुआ सुबह का नाश्ता किया और जूस पीकर फ्रेश होने चली गई। अनिका को हर्षिता की बड़ी बहन चांदनी ने एक पार्टी में इनवाइट किया था। दरअसल आज हर्षिता का बर्थडे था। उसके डाइवोर्स के ठीक 1 दिन बाद हर्षिता का जन्मदिन था, जिसके बारे में तरुण पूरी तरह से भूल चुका था। तरुण ने पूरे शहर में हर्षिता को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर हर्षिता की बड़ी बहन चांदनी ने हर्षिता की बर्थडे की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया था। चांदनी चाहती थी कि हर्षिता अपने सैड मूड से बाहर आकर फिर से दुनिया से घुलना मिलना शुरू करे। इस पार्टी के जरिए चांदनी 2 मकसद पूरे करना चाहती थी। एक तो वह हर्षिता का उदास मूड बदलना चाहती थी और दूसरा चांदनी चाहती थी कि हर्षिता फिर से समाज में दूसरे एलिजिबल बैचलर्स को मिलना शुरू करे। चांदनी का मानना था कि एक रिश्ते को भुलाने के लिए सबसे असरदार तरीका था कि वह दूसरा रिश्ता शुरू कर दिया जाए। चांदनी खुद एक ऊंचे खानदान में शादीशुदा लड़की थी। चांदनी के 3 बच्चे थे, 2 जुड़वा बेटे और एक छोटी बेटी। चांदनी ने शहर भर से लोगों को इनवाइट किया था। अनिका को भी इनविटेशन भेजा गया था और अनिका जानती थी कि यह हर्षिता के लिए कितना अहम दिन हो सकता था। हर्षिता की लाइफ में जो ट्रॉमा खड़ा हुआ था उससे बाहर निकलने का इससे बेहतर और कोई इलाज नहीं था। पार्टी में तरह तरह के लोग आए थे, बच्चों से लेकर जवान तक, बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक। चांदनी ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि पार्टी इतनी शानदार हो कि लोग आने वाले लंबे समय तक इस पार्टी को याद रखें। अनिका ने पार्टी की चकाचौंध देखकर मन ही मन चांदनी के इस इंतजाम का समर्थन भी किया। अनिका जानती थी कि ऐसा करना हर्षिता के लिए कितना ज़रूरी था। चांदनी हर्षिता को यह दिखाना चाहती थी कि तरुण सिंघानिया के साथ उसका तलाक कोई दुख की बात नहीं थी, बल्कि यह तो जश्न मनाने का एक बेहतरीन अवसर था। पार्टी में दोनों किस्म के लोग आए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अनिका को पार्टी में देखकर तरुण सिंघानिया के फैलाई हुई बात का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ लोग अनिका का साथ देकर अनिका का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि डॉक्टरों को भले ही भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर उन्हें सचमुच भगवान समझ बैठना भी हमारी बेवकूफ़ी हो सकती है। आखिर एक काबिल डॉक्टर से भी छोटी मोटी गलती हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग उस डॉक्टर के पास इलाज करवाना बंद कर दें। अनिका को पूरी पार्टी में सिर्फ यही बात सबसे सच्ची और अच्छी लगी थी। यह बात जितनी प्रैक्टिकल थी उतनी ही फैक्चुअल भी थी। खुद अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता ने भी अभी इस बात का दावा नहीं किया था कि उसे कभी गलती नहीं हो सकती थी। बस एक पेशेंट की ज़िंदगी का जब भी सवाल होता, अनिका बस इस बात का ख्याल रखती थी कि उसकी किसी गलती की वजह से पेशेंट की जान पर कोई आफत ना आए। अनिका चांदनी और हर्षिता को ढूंढती हुई कोने में बनी हुई एक ड्रेसिंग रूम में पहुंची। जैसे ही अनिका ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, अनिका ने देखा कि हर्षिता आईने के सामने बैठकर रो रही थी। हर्षिता को एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही चांदनी ने हर्षिता से कहा, उस बेवकूफ़ और सरफिरे लड़के के लिए इतने आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी बार कहा तुमसे उसे भूल जाओ। हर्षिता ने जवाब देते हुए कहा, यह आंसू मैं इसलिए नहीं बहा रही हूँ क्योंकि मैं तरुण से तलाक लेकर बहुत दुखी हूँ।
मगर यह जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। इस तरह की पार्टी में सबके सामने जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, और फिर मुझे लगता है तुम भी बहुत गलत कर रही हो। पार्टी में सबके सामने सच्चाई बताना भी ठीक नहीं होगा। क्या मिलेगा दुश्मनी मोल लेकर? चलो, लोगों को पता चल ही जाता कि कमी मेरे अंदर नहीं तो उसके साथ क्या बदलाव आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा जो भी लड़का आए वह सिर्फ मुझे इसलिए पसंद करे क्योंकि मैं उसके ख़ानदान के वंश को आगे बढ़ा सकती हूँ। चांदनी के पास अपनी छोटी बहन की इस बात का कोई जवाब नहीं था। हर्षिता ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था, मगर चांदनी ने मन ही मन जो फैसला कर लिया था वह उसे हिलने वाली नहीं थी। जब अनिका चांदनी और हर्षिता के पास पहुंची तब अचानक ही अनिका के पीछे का दरवाज़ा जोर से खुला। दरवाजे से भारी मेकअप की हुई एक लड़की अंदर दाखिल हुई। हर्षिता और चांदनी यह देखकर चौंक गए। क्या अंदर आई हुई लड़की जैनी थी? हर्षिता ने काफ़ी देर से अपने गुस्से को अपने मन ही मन में दबा कर रखा था। हर्षिता ऐसी लड़की नहीं थी जो जल्दी से किसी पर अपना गुस्सा निकाल सके। वो उन लड़कियों में से थी जिसे अगर गुस्सा भी आता तो वह आंसू बहाकर उनकी आंखों से बहने लगता। पिछले दिनों उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था उस गुस्से को हर्षिता ने आंसू बनाकर अपनी आंखों से बहा दिया था। मगर जैनी को अपनी बर्थडे पार्टी में आया हुआ देखकर हर्षिता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। हर्षिता ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए जैनी की ओर देखकर कहा, जैनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर्षिता अच्छी तरह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी बड़ी बहन चांदनी जैनी को हर्षिता की बर्थडे पार्टी में कभी इनवाइट नहीं कर सकती थी। इसका मतलब साफ था कि जैनी यहाँ कोई तमाशा खड़े करने आई थी। जब अनिका ने हर्षिता के मुंह से जैनी का नाम सुना तब अनिका ने अपनी सामने खड़ी लड़की को बड़े ही गौर से देखा। भारी मेकअप, काफ़ी शॉर्ट ड्रेस, हाई हील्स और पूरे शरीर पर अलग अलग किस्म के ऑर्नामेंट्स पहन कर आई हुई जैनी को देखकर यह अंदाज़ा हो जाता था कि जैनी को शो ऑफ करने का कितना शौक था। जैनी को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जैनी को सिर्फ एक ही मकसद था कि वह जिस भी पार्टी में जाए किसी भी तरह से वहाँ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। और आज भी ठीक ऐसा ही हुआ था। जैनी के पीछे पीछे दरवाजे के बाहर धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो गई थी। जैसे ही हर्षिता ने अपनी आवाज़ ऊंची की, लोग कमरे के अंदर जाकर देखने लगे कि आखिर अंदर क्या तमाशा चल रहा था। अब तक यह बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि तरुण हर्षिता को छोड़कर जैनी को अपनाने वाला था। चाहे चांदनी ने सारे ऊंचे खानदान के लोगों को पार्टी में बुलाया था, मगर हमारे देश के लोगों की एक खास बात है, चाहे ऊंचे खानदान के हों या मध्यम वर्ग के, लोगों को सास बहू और सौतन का ड्रामा देखना बहुत पसंद आता है। लोगों को यह अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही मजा आने वाला है। सौतनों के बीच में होने वाली घमासान लड़ाई को देखने के लिए धीरे धीरे कमरे के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। तभी चांदनी ने जैनी को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो किसी ने इनवाइट नहीं किया। चांदनी की बात सुनकर जैनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जैनी ने चांदनी की ओर देखकर कहा, तो क्या हुआ? मैं तो यहाँ हर्षिता को विश करने आई हूँ। देखो तरुण, हर्षिता के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से दोनों खानदान में कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, सिंघानिया परिवार और साहनी परिवार पहले भी दोस्त थे और आगे भी दोस्त ही रहेंगे। चाहे अब सिंघानिया परिवार में हर्षिता की जगह मैं लेने वाली हूँ, मगर घर की बहू होने के नाते साहनी परिवार के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आई हूँ। जैनी की यह सारी बातें हर्षिता को तीर की तरह चुभ रही थी। जैनी इस वक्त उस मकाम पर खड़े होने की बात कर रही थी जहाँ कुछ घंटों पहले खुद हर्षिता खड़ी थी। जैनी सिंघानिया परिवार की बहू होने के नाते साहनी परिवार से दोस्ती करने आई थी। हर्षिता की आंखें लाल हो चुकी थी। आंखों में गुस्से के साथ आंसू का एक सैलाब बनता जा रहा था। चांदनी ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसने हर्षिता का मूड ठीक करने के लिए जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वह पार्टी उसके लिए एक जहरीली शाम बनकर रह जाएगी। मगर कहीं ना कहीं चांदनी को भी शायद इसी मौके का इंतज़ार था। चांदनी ने अपने कदम जैनी की ओर आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, जैनी, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऊंचे खानदान में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। कल तक तरुण हर्षिता के साथ था, आज तुम्हारे साथ है, कल हर्षिता किसी और के साथ होगी। ऊंचे खानदान में यह सारी बातें काफ़ी आम हैं। जैनी ने कभी सोचा नहीं था कि चांदनी इतनी जल्दी हार मान लेगी। वो चांदनी को कई सालों से जानती थी। चांदनी न सिर्फ जिद्दी थी बल्कि चांदनी के बारे में शहर भर में यह बात मशहूर थी कि चांदनी अपने अधिकारों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ना वो खुद कभी झूठ बोलती थी और ना कभी किसी का झूठ बर्दाश्त कर सकती थी। चांदनी के बदले हुए तेवर देखकर जैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैनी ने चांदनी से कहा, हम दोनों तो कितने सालों से दोस्त रही हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं, फिर हमें दुश्मनी किस बात की? जैनी की इस बात पर चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानती हैं, और फिर ऊंचे खानदानों की पार्टियों में तुम तो आए दिन चर्चा में रहती हो।
यह बात सब आसपास खड़े लोगों ने सुनी तो सबके होठों पर दबी हुई मुस्कान आ गई। पिछले कई सालों से आए दिन जैनी का किसी न किसी लड़के के साथ अफेयर की बातें पार्टियों में गॉसिप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी, और यह बात खुद जैनी भी अच्छी तरह जानती थी। जैनी ने चांदनी की बात का मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, कम ऑन चांदनी, तुम भी किन बातों को लेकर बैठ गई? जवानी में हम सब ने कोई ना कोई गलतियां की हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पूरी ज़िंदगी उस गलती पर तुम मुझे ताना मारती रहो और फिर देखो अपनी ओर। हम आज 2023 में जी रहे हैं। ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जैनी की इस बात पर चांदनी भी अपनी बात को हंसकर टालने लगी और जैनी से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। तुम प्रेग्नेंट जो हो। पार्टी में काफ़ी शोर शराबा होगा, इतने लोग आए हैं, भीड़ भी कितनी है। देखो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब कुछ दिनों के लिए पार्टियां करना बंद करना चाहिए तुम्हें। चांदनी जैनी के बारे में जिस तरह से बात कर रही थी, जैनी यह जान चुकी थी कि शायद चांदनी का इशारा कहीं और था और उसकी बातें कुछ और बयान कर रही थी। तभी अचानक चांदनी ने जैनी के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, अब तो माँ बनने वाली हो, जिसका सबूत धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर दिखने लगा है। जैनी का पेट अब हल्का सा बाहर आने लगा था। जैनी की प्रेगनेंसी धीरे धीरे लोगों को साफ नजर आने लगी थी। चांदनी ने फिर से जैनी के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारी प्रेगनेंसी को अभी 1 महीना ही पूरा हुआ है ना? चांदनी का यह सवाल जैनी को अजीब जरूर लग रहा था, मगर खुद जैनी के चेहरे पर यह सवाल सुनने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन नजर आने लगा था। जैनी ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। चांदनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारे पेट की ओर देखकर लग रहा है जैसे तुम कम से कम 3 महीने पूरे कर चुकी हो। चांदनी ने जब यह बात कही तब जैनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चांदनी अपनी बात को किस तरह घुमाना चाहती थी। जैसे ही चांदनी ने जैनी के चेहरे पर घबराहट देखी, तब अपनी बात को बदलते हुए चांदनी ने हंसी में टाल दिया और कहा, हो सकता है कि तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हों। यह कहते हुए चांदनी ने मुस्कुराते हुए जैनी को हक कर लिया। जब जैनी को इस बात का एहसास हो गया कि चांदनी ने यह बात सिर्फ मजाक में कही थी, तब जैनी की जान में जान आई। आसपास खड़े सभी लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि किस तरह इतना संगीन मामला अचानक ही मस्ती मजाक के माहौल में बदल गया था। जिस लड़की ने हर्षिता के पति के साथ मिलकर हर्षिता का घर तुड़वाया था, उसी लड़की के साथ हर्षिता की सगी बड़ी बहन हंस खेल कर बातें कर रही थी। यह सब कुछ देखकर आसपास के लोगों को अब एहसास हो चुका था कि यहाँ कोई तमाशा नहीं होने वाला था। ऊंचे खानदान के लोगों को अब इस बात की आदत पड़ चुकी थी। रिश्ते अब इस समाज में कोई मायने नहीं रखते थे। अगर कोई चीज़ मायने रखती थी वह है सिर्फ बिजनेस रिलेशंस। लोग अब यह बात भी धीरे धीरे समझने लगे थे कि चांदनी को अपने बहन के टूटे हुए रिश्ते को अपने बिजनेस रिलेशन में मिक्सअप नहीं करना था। आखिर सिंघानिया परिवार मारवा खानदान से जुड़ा था। सिंघानिया परिवार के साथ बिजनेस रिलेशन में दुश्मनी लेकर साहनी परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, और उसी नुकसान को बचाने के लिए चांदनी ने जैनी को सबके सामने गले लगाया था। जब लोग राहत की सांस लेकर फिर से पार्टी एंजॉय करने के लिए अपनी अपनी जगह पर लौटने लगे, तब अचानक हाथ में गुलदस्ता लिए अपने जूतों की आवाज़ करता हुआ तरुण पार्टी हॉल में दाखिल हुआ। तरुण को पार्टी में आए हुआ देखकर हर्षिता के चेहरे के रंग उड़ गए। उसके हाथ में एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान। हर्षिता के ठीक सामने आकर तरुण ने उसके हाथ में गुलदस्ता देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। कल तक हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ थे, मगर आज हमारी दोस्ती की शुरुआत है। एक रिश्ता टूटा है तो क्या हुआ, हम दूसरे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। हर्षिता हैरानी से अपने एक्स हस्बैंड तरुण के इस बर्ताव को देखने लगी। हर्षिता की आंखों में आंसू भरने लगे थे। इससे पहले कि हर्षिता की आंखें छलक जाती, चांदनी ने आगे बढ़कर तरुण के हाथ से गुलदस्ता लिया और कहा, अच्छा किया तरुण, तुम मान गए। आखिर कब तक पुरानी बातों को मन में लेकर बैठेंगे। चांदनी की बात सुनते ही हर्षिता फटी हुई आंखों से अपनी बहन की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन उसके इमोशंस के साथ इस तरह खिलवाड़ क्यों कर रही थी। चांदनी एक प्रैक्टिकल लड़की जरूर थी, मगर हर्षिता ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बहन पत्थर दिल भी थी। कल जिस तरुण सिंघानिया के साथ हर्षिता का तलाक हुआ था, आज उसी तरुण सिंघानिया को चांदनी ने हर्षिता की बर्थडे पार्टी में बुलाया था। हर्षिता मन ही मन अपनी बहन पर काफ़ी नाराज़ हुई थी, मगर जो बात हर्षिता नहीं जानती थी वह सिर्फ चांदनी के दिमाग में घूम रही थी। चांदनी ने तरुण को इस पार्टी में इसलिए नहीं बुलाया था ताकि वह अपनी बहन को नीचा दिखा सके, बल्कि चांदनी ने तरुण को इस पार्टी में इसलिए बुलाया था ताकि वह सबके सामने यह बात अनाउंस कर सके कि उसकी बहन बांझ नहीं है। अगर किसी के शरीर में खामी थी तो वह था तरुण सिंघानिया। तरुण बाप बनने के लायक नहीं था। यह बात पार्टी में सबके सामने कहकर चांदनी तरुण को ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जो वह ज़िंदगी भर याद रखता।
उनके खानदान में इस तरह की बातें आग की तरह फैलती हैं। तरुण के नामर्द होने की बात कुछ ही घंटों में पूरे शरीर में फैल जाती और साथ ही यह बात भी फैल जाती कि तरुण जैनी को अपनाकर जिस बच्चे को अपना नाम देना चाहता था, दरअसल वह बच्चा किसी और का था। ऐसा करने से न सिर्फ तरुण का ईगो को चोट पहुंचती, बल्कि पूरे के पूरे सिंघानिया परिवार के झूठे अहंकार पर चोट पहुंचती। जो इमोशनल दर्द सिंघानिया परिवार ने अपने बेटे तरुण के साथ मिलकर हर्षिता को पहुंचाया था, उसका बदला लेने का ठीक वक्त आ गया था। मगर इससे पहले कि चांदनी अपना अगला कदम उठा सकती, अचानक ही हर्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। हर्षिता किसी भी तरह अब तरुण के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए अपने मुंह पर अपने दुपट्टे का पल्लू रखते हुए हर्षिता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे की ओर चली गई। चांदनी भी हर्षिता को संभालने के लिए उसके पीछे चली गई। जैसे ही अनिका ने ऊपर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक ही तरुण अनिका के सामने आकर खड़ा हो गया। तरुण ने अनिका से कहा, हेलो मिस अनिका, कैसी हैं आप? क्या कुछ देर आप मेरे साथ बात करना चाहेंगे? जैसे ही हर्षिता ऊपर के फ्लोर पर बने कमरे के पास पहुंची, किसी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। जब रोती हुई हर्षिता ने मुड़कर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि जैनी भी उसका पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। एक आखिरी सीढ़ी पर खड़ी जैनी ने हर्षिता की ओर देखकर कहा, सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जब हर्षिता ने देखा कि जैनी उसके साथ कुछ बात करने आई थी, तो हर्षिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो धीरे से जैनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्या तुम सबके सामने मेरा मजाक बनते हुए देखना चाहती हो? अगर ऐसा है तो यह तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। जैनी ने उसे शांत करते हुए कहा, देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ यह समझाने आई हूँ कि किस्मत में जो कुछ भी लिखा है वह होकर रहेगा। तुम खामखा मुझसे नफरत करके क्या हासिल कर लोगी? कल जहाँ तुम खड़ी थी, आज वहाँ मैं खड़ी हूँ। हम दोनों के बीच फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे पेट में सिंघानिया परिवार का वारिस है, जो तुम उन्हें नहीं दे पाई। जैनी की बात सुनते ही हर्षिता ने उसे नीची नज़रों से देखते हुए कहा, शर्म करो यह बोलते वक्त। तुम एक औरत हो, अपने शरीर का सम्मान करो। कम से कम अपने शरीर को पैसे कमाने का जरिया मत बनाओ। हर्षिता की इस बात पर जैनी चौंक गई। हर्षिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह तरुण का नहीं है। किसी और का पाप तरुण के नाम पर करके तुम सिंघानिया परिवार की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि जिस दिन असलियत सिंघानिया परिवार के सामने आएगी, वह दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम इन लोगों को नहीं जानती। तुम जिस परिवार के पीछे पागल होकर सिंघानिया परिवार की बहू बनना चाहती हो, एक दिन उसी परिवार से बचकर तुम गली गली भागती फिरोगी। जैनी ने हर्षिता की बात पर हड़बड़ाती हुई आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हो? मेरे पेट में जो बच्चा है वह तरुण सिंघानिया का बच्चा है। इस तरह मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। हर्षिता ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए जैनी से कहा, अगर सच में यह तरुण का बच्चा है तो ज़रा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा इस वक्त है वह 3 महीने का कैसे हो गया, जबकि 3 महीने पहले तरुण फ्रांस गया था। वह तो यहाँ था ही नहीं, बच्चा उसका कैसे हो सकता है? जैनी ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुमसे किसने कह दिया कि बच्चा 3 महीने का है? अभी तो 1 ही महीना पूरा हुआ है इस बच्चे को। तुम यह बात कैसे कह सकती हो कि बच्चा 3 महीने का है? पेट की ओर इशारा करते हुए हर्षिता ने कहा, 1 महीने के अंदर तुम्हारा पेट भी बाहर आ गया? क्या तुम लोगों को बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हारे झूठ से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा, और जिस दिन सिंघानिया परिवार को तुम्हारी प्लानिंग का पता चलेगा, तुम सोच नहीं सकती वो लोग तुम्हारी क्या हालत करेंगे। जैनी ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम यह सब मुझसे जेलसी की वजह से कह रही हो, मगर तुम चाहे मुझे कितना भी बदनाम करने की कोशिश करो, तरुण तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वह मुझसे प्यार करता है। बहुत जल्द हमारी फैमिली शुरू होने वाली है। तुम हमारे हंसते खेलते परिवार में दखल अंदाजी देने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना मुंह के बल गिरोगी। हर्षिता को अब जैनी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बहुत जल्द जैनी का झूठ पकड़ा जाने वाला था। मगर हर्षिता अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाई। गुस्से की आग में जल रही हर्षिता ने जैनी से कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक 4 महीने बाद बच्चे की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में सच सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद सबको पता चल जाएगा किसकी बातों में सच्चाई है। और अगर तुम में हिम्मत है तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाने के बाद एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करने की कोशिश करना। हर्षिता की आंखों में छुपी सच्चाई को देखकर जैनी के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। जैनी भी अब यह बात सोच सोच कर घबराने लगी थी कि आखिर जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगा तब उसका क्या होगा। मगर जैनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी।
स्टेयरकेस की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी जैनी ने अचानक ही हर्षिता का हाथ पकड़ लिया। जैनी ने अपना वजन हर्षिता के हाथ पर डाल दिया। हर्षिता ने जैनी को कस के पकड़ लिया। हर्षिता अचानक ही जैनी को ऐसा करते हुए देखकर काफ़ी हैरान हो गई। हर्षिता बड़ी मुश्किल से उसके वजन को संभाल पा रही थी। वह जानती थी कि अगर उसकी ग्रिप छूट गई तो जैनी सीधे स्टेयरकेस से लुढ़कते हुए नीचे जाएगी, जो उसके लिए जानलेवा हो सकता था। मगर जैनी के चेहरे पर ना कोई घबराहट थी और ना ही किसी बात का डर। जैनी ने हर्षिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम किसी भी तरह सिंघानिया परिवार में अपनी पुरानी पोजीशन वापस लेना चाहती हो, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। यह कहते हुए जैनी ने हर्षिता का हाथ छोड़ दिया। नीचे पार्टी हॉल में अनिका के ठीक सामने खड़ा तरुण सिंघानिया अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अनिका से कह रहा था, क्या समझती हैं आप अपने आप को? देखिए, मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि बहुत जल्द आपकी शादी रोहित मारवा के साथ होने वाली है, इसलिए आज से आप मेरी भाभी हुई। मगर यह मत समझना कि यह सुनकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। हमारे परिवार में बहुत जल्द आप शामिल होने वाली हैं, और आप ही ने सरेआम सबके सामने मेरी मर्दानगी की और मेरे परिवार की इंसल्ट की थी। क्या आप जानते भी हैं कि अगर आज जैनी के पेट में मेरा बच्चा ना होता तो लोग इस तरह से मेरा मजाक उड़ाते, और यह सब कुछ आपकी वजह से होने वाला था। ऊपर वाले का शुक्र है कि ठीक वक्त पर जैनी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बदनाम करने की। अनिका बड़े ही ध्यान से तरुण की हर बात सुन रही थी। अनिका चाहती तो सबके सामने इसी वक्त तरुण को असलियत बताकर उसका सर शर्म से झुका सकती थी, मगर चांदनी को पूछे बिना अनिका कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए अनिका चुपचाप तरुण के सामने खड़ी तरुण की हर बात पर सर झुकाकर सुन रही थी। तरुण की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। आसपास खड़े लोग भी तरुण को शांत करने के लिए अपनी ओर से कोशिश करने लगे, मगर तेज सांस ले रहे तरुण को इस वक्त अपनी होने वाली बदनामी के बारे में सोच सोच कर अनिका पर घिन आ रही थी। तरुण इस वक्त अनिका के साथ जिस तरह बात कर रहा था वह देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अनिका रोहित के साथ रिश्ते में ना होती तो शायद तरुण ने अब तक उस पर हाथ उठा दिया होता। मगर तरुण सिर्फ और सिर्फ मारवा खानदान के रिस्पेक्ट और पावर की वजह से अपने आप को रोके हुए अनिका के सामने खड़ा था। मगर अनिका के सामने तीखी भाषा का उपयोग करने में तरुण को कोई हिचक महसूस नहीं हो रही थी। अनिका भी तरुण की हर बात बिना किसी रिएक्शन के सुनती जा रही थी। जब लोग तरुण और अनिका के बीच में चल रहे इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से कुछ लोगों का शोर आने लगा। एक लड़की के चीखने की आवाज़ अनिका और तरुण के कानों पर पड़ी। जैसे ही तरुण ने उस लड़की की आवाज़ सुनी तो स्टेयरकेस के पास जमा हुई भीड़ की ओर दौड़ पड़े। तरुण जान चुका था कि जो चीख उसने अभी अभी सुनी थी वह और किसी की नहीं बल्कि जैनी की थी। स्टेयरकेस के आसपास काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। सभी लोग ज़मीन पर गिरी हुई लड़की की ओर देख रहे थे। तभी भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए तरुण आगे बढ़ा। जब उसने ज़मीन पर गिरी हुई लड़की को देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल जैनी ने काफ़ी सोच समझकर प्लानिंग की थी। जैनी अच्छी तरह जान चुकी थी कि 4 महीने बाद अगर उसके पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो यह बात साबित हो जाएगी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वह तरुण सिंघानिया का नहीं था। इसके बाद उसका क्या अंजाम हो सकता था, इसके बारे में वह पहले से जानती थी। मगर अब तक इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जैनी को कोई रास्ता नज़र नहीं आया था। हर्षिता ने जब जैनी को धमकाना शुरू किया तब अचानक ही जैनी के दिमाग में एक खतरनाक प्लानिंग ने जन्म लिया। जैनी एक बात तो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने सबूत मिटाने के लिए बच्चे का ऑपरेशन कर दिया तो तरुण उसे कभी नहीं अपनाएगा, ना उसके साथ शादी करेगा, और ना ही सिंघानिया परिवार की बहू बनने को जैनी का सपना कभी पूरा होगा। जैनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था, किसी तरह वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दे और उसका इल्ज़ाम हर्षिता पर लगा दे। ऐसा करके जैनी एक तीर से 2 निशाने लगा सकती थी। एक तो यह तरुण सिंघानिया और सिंघानिया परिवार के दिल में हर्षिता के लिए हमेशा हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाए, एक ऐसी नफरत जो कभी सुलझ नहीं सकती थी। फिर लोगों की नज़रों में हर्षिता एक ऐसी औरत बन जाती जिसे जैनी के लिए सिर्फ जलन हो रही थी, क्योंकि जैनी सिंघानिया परिवार को वारिस देने वाली थी और एक बांझ होने के नाते हर्षिता जैनी का यह सुख देख नहीं सकती थी। इसलिए हर्षिता ने जानबूझकर जैनी के पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, और अगर यह बात साबित हो गई तो तरुण भी सिंपैथी में आकर जैनी के साथ शादी कर लेता। मगर जब ज़मीन पर गिरी हुई लड़की को तरुण ने देखा तो तरुण यह देखकर हैरान हो गया कि ज़मीन पर गिरी हुई लड़की हर्षिता थी। दरअसल जब जैनी ने हर्षिता का हाथ छोड़ने की कोशिश की तो हर्षिता ने जैनी का हाथ जोर से पकड़ लिया। जैनी ने जो भी प्लानिंग अपने मन ही मन में सोच रखी थी वह सारी प्लानिंग जैनी की आंखों के जरिए हर्षिता ने पहले ही पढ़ ली थी। जब जैनी ने हर्षिता से यह कहा कि वह हर्षिता को यह मौका नहीं देगी तो वह सबके सामने जैनी का सच ला सके, तो हर्षिता ने जोर से जैनी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचा।
जैसे ही हर्षिता ने जैनी को अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर ऊपर की ओर खींचा, हर्षिता का पांव लड़खड़ाया और वह एक के बाद एक सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे जमीन पर आकर गिरी। स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी जैनी सीढ़ियों के नीचे जमीन पर गिरी हर्षिता को देखकर फटी हुई आंखों से देखती रही। जमीन पर दर्द से तड़प रही हर्षिता को देखकर जैनी को अपने सपने टूटते नजर आ रहे थे। जैनी ने काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी, मगर हर्षिता ने जैनी को गिरने से बचाकर उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था। जैनी का बच्चा अभी भी उसके पेट में सही सलामत सांस ले रहा था और अब हर्षिता पर यह इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी कि बच्चे को जान से मारने के लिए हर्षिता ने उसे सीढ़ियों से धकेला था। ज़मीन पर गिरी हर्षिता के चेहरे पर दर्द जरूर नजर आ रहा था, मगर असली दर्द जैनी के सीने में उठने लगा था। अनिका ने तेज़ी से हर्षिता को फर्स्ट एड दिया। जब अनिका ने हर्षिता का चेकअप किया तब उसे यह अंदाज़ा लग चुका था कि हर्षिता के हाथ की और पाँव की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। साथ ही साथ हर्षिता के सर पर भी चोट लगी थी। मगर जब अनिका ने सबको यह बात बताई कि हर्षिता पर किसी भी तरह से जान का खतरा नहीं था, तब आसपास खड़े लोग चैन की सांस लेने लगे। हर्षिता अभी भी दर्द से तड़प रही थी। अनिका ने उसे उठाकर पास रखी एक चेयर पर बिठाया। जब चांदनी को इस सब बातों के बारे में पता चला तो वह दौड़कर हर्षिता के पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे कैसे गिर गई तुम सीढ़ियों से? हर्षिता ने सीढ़ियों के ऊपर खड़ी जैनी की ओर इशारा करते हुए कहा। जैनी ने मुझे फंसाने के लिए सीढ़ियों से गिरकर अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, मगर उस बच्चे को बचाने के लिए मैंने जैनी का हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा, मगर उस चक्कर में मैं खुद लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। हर्षिता की यह बात सुनकर आसपास खड़े सारे लोग हैरानी से स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी जैनी की ओर देखने लगे। तभी चांदनी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए हर्षिता से कहा, पागल हो क्या तुम? यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? गिर जाने देती उसे। अगर वह अपने मकसद में कामयाब हो जाती तब भी हमारे पास काफ़ी सबूत है उसे झूठा साबित करने के लिए। दरअसल चांदनी ने पहले ही पता कर लिया था कि जैनी के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका बाप कौन था। दूसरे शब्दों में चांदनी ने यह पता लगा लिया था कि जैनी तरुण की पीठ पीछे किसके साथ संबंध बनाती रही थी। जैनी के चाल चलन के बारे में ऊंचे खानदान के लोग पहले से बातें करते आए थे, मगर उसके इस बॉयफ्रेंड के बारे में चांदनी ने सब कुछ पता कर लिया था। और आज सबके सामने चांदनी इस बात का सबूत देकर तरुण को ऐसा सरप्राइज देने वाली थी जो उसका सर शर्म से झुका देता। जब यही बात चांदनी ने हर्षिता को बताई तब दर्द से तड़प रही हर्षिता ने अपनी बड़ी बहन चांदनी से कहा, तुम नहीं जानती हो सिंघानिया परिवार को। इस तरह की बातें वह कभी कबूल नहीं करेंगे। जब तक उन्हें इस बात का सबूत नहीं दिया जाता कि जैनी के पेट में जो बच्चा है वह सिंघानिया खानदान का वारिस नहीं है, तब तक वह लोग हमारी किसी बात को नहीं मानेंगे। सिंघानिया परिवार को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, उनके परिवार का होने वाला वारिस। वह वारिस जो कोई भी लड़की उन्हें देगी उसे हंसी खुशी गले लगा लेंगे, चाहे जैनी का नाम पिछले कई सालों से कितना भी उछल रहा हो। सिंघानिया परिवार जैनी की हर गलती पर पर्दा डाल सकते थे अगर जैनी उनकी गोद में उनके परिवार के वारिस को सौंप सकती है। जब चांदनी ने अपनी बहन की यह बात सुनी तब उसे यह भी बात रियलाइज हुई कि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकता था। अगर तरुण सिंघानिया और उसके परिवार से बदला लेना था तो चांदनी को ठंडे दिमाग से काम लेना था। एम्बुलेंस आने में काफ़ी वक्त लग रहा था। हर्षिता का चेहरा दर्द से फीका पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर्षिता का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। अनिका और चांदनी हर्षिता को पहले ही उठाकर बगल वाले रूम में ले जा चुके थे, जहां पार्टी में आए कुछ बड़े बुजुर्ग और चांदनी और हर्षिता के क्लोज फ्रेंड हर्षिता के आसपास भीड़ लगाकर खड़े थे। तरुण और जैनी कमरे के बाहर से अंदर चल रहा तमाशा देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके कानों पर कोई बात नहीं पड़ रही थी। जैनी जानना चाहती थी कि आखिर हर्षिता ने लोगों से क्या बात कही थी, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से कॉल लगाकर यह जानने की कोशिश की आखिर एम्बुलेंस कहाँ पहुंची थी। अपनी छोटी बहन का दर्द चांदनी से देखा नहीं जा रहा था। जैसे ही चांदनी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, हर्षिता ने चांदनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं उन दोनों का चेहरा देखना चाहती हूँ। हर्षिता ने अभी जो बात चांदनी से कही थी वह बात आग की तरह पूरे कमरे में फैल चुकी थी। हर्षिता जानती थी कि बहुत जल्द सच्चाई जैनी और तरुण तक जल्दी ही पहुंचेगी। हर्षिता यह देखना चाहती थी कि ऐसी शर्म से सर झुका देने वाली बात उनके कानों पर पड़ने के बाद उन दोनों के चेहरे पर क्या रिएक्शन होंगे। हालांकि हर्षिता इस वक्त दोनों के सामने कोई सबूत नहीं पेश करना चाहती थी, मगर वह उस फिल्म का ट्रेलर देखना चाहती जो पूरी फिल्म 1 महीने के बाद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उसके सामने रिलीज होने वाली थी। जब हर्षिता ने चांदनी से कहा कि वह अस्पताल नहीं जाना चाहती, तब चांदनी ने अपनी नज़रें उठाकर हर्षिता के ठीक बगल में बैठी अनिका की ओर देखा। अनिका पहले ही हर्षिता का चेकअप कर चुकी थी। वह जानती थी कि हर्षिता खतरे से बाहर थी,
इसलिए अपनी आंखों के इशारे से अनिका ने चांदनी को यह मैसेज कन्वे किया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमरे के अंदर खड़े लोगों ने जब हर्षिता की बात सुनी तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आखिर सिंघानिया परिवार और हर्षिता के बीच क्या चल रहा था। धीरे धीरे डिवोर्स के कारण लोगों के दिमाग में क्लियर होने लगे। जब लोग हैरानी से पीछे मुड़कर तरुण और जैनी की ओर देखने लगे। जैनी, जो अभी अभी अपने शौक में से बाहर नहीं आई थी, उसने जब लोगों को अपनी ओर शक की निगाहों से देखते हुए नोटिस किया तो वह अचानक ही भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए कमरे के अंदर बेड पर लेटी हर्षिता के पास गई और ज़ोर ज़ोर से हर्षिता की ओर देखकर कहने लगी, यह क्या तरीका हुआ अपनी बात और अपनी जिद पूरी करने का। मैं जानती हूँ कि तुम तरुण और सिंघानिया परिवार से दूर होना नहीं चाहती। अपनी शादी बचाने के लिए तुम जी तोड़ कोशिश कर रही हो। यह बात भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक औरत होने के नाते मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, मगर मैंने तुम्हें ऊपर भी समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी टूट गई है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सिंघानिया परिवार की वारिस नहीं दे सकती, इसलिए वह लोग तुम्हें अब अपनाना नहीं चाहते। और फिर इसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो तरुण से सच्चा प्यार किया है और हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। जैनी जोर जोर से सबके सामने यह बातें करना चाहती थी कि सीढ़ियों पर जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जैनी ने हर्षिता और चांदनी की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग मुझे सबके सामने इस तरह बदनाम करने की कोशिश मत करो। यहाँ खड़े सारे लोग कहीं यह न समझने लगे कि मैंने तुम्हें धक्का देकर सीढ़ियों से गिराया है, जबकि हकीकत तो यह है कि तुमने खुद अपने आप को सीढ़ियों से गिराया है। मगर मैं यह कहना चाहती हूँ हर्षिता से, ज़बरदस्ती सिंघानिया परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश, अपने आप को इस तरह खतरे में डालना ठीक बात नहीं है। जिद पूरी करना एक चीज़ है, मगर जिद पूरी करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त मुझे लगता है कि हर्षिता की जिद उसका जुनून बन चुकी है। आप लोग हर्षिता के दोस्त हैं, मैं भी उसका हाल भला चाहती हूँ, इसलिए यह बात आप सबसे कह रही हूँ कि आप लोग भी आगे चलकर इस लड़की पर नज़र बनाए रखें। यह कब किस वक्त क्या कर बैठे इसका कोई भरोसा नहीं। मुझे लगता है इस डाइवोर्स का सीधा असर इसके दिमाग पर पड़ा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सिंघानिया परिवार की बहू होने के क्या क्या फ़ायदे आज तक मिले होंगे हर्षिता को। उन सारे ऐशो आराम से दूर होना शायद हर्षिता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसीलिए इस तरह के खतरनाक कदम उठा रही है। बिस्तर पर लेटी दर्द से तड़प रही हर्षिता के कानों पर जैनी की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। चांदनी और अनिका अच्छी तरह जानते थे कि जैनी यह सारी बातें जानबूझकर कर रही थी ताकि हर्षिता इमोशनली डिस्टर्ब होकर कोई ऐसा कदम उठाए जो जैनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मगर अनिका ने बड़े ही प्यार से हर्षिता का हाथ दबाते हुए उसे जैनी की चाल में ना फंसने का इशारा किया। जैनी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए सबसे कहा, देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही लोगों की नज़र में एक मुजरिम साबित हो। अभी अभी इस लड़की ने अपने आप को सबके सामने जो कुछ भी कहा है, जाहिर सी बात है आप सबको मुझे देखकर इस वक्त नफरत हो रही होगी, मगर ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तरुण से सच्चा प्यार किया है और प्यार कभी सोच समझ कर नहीं किया जाता। यह बात तो आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। आप सब लोगों ने भी ज़िंदगी में कभी न कभी किसी से सच्चा प्यार किया होगा। जैसा प्यार आज मुझे तरुण के लिए महसूस हो रहा है, ज़रूर आप लोगों ने भी किसी न किसी के लिए ऐसा सच्चा प्यार महसूस किया होगा। मेकअप लगाई जैनी की आंखों से जब आंसू बहने लगे तब मगरमच्छ के आंसुओं के कारण जैनी की आंखों का काजल उसके गालों से सरकते हुए नीचे की ओर आने लगा। धीरे धीरे काला काजल जैनी के पूरे मेकअप किए हुए चेहरे पर फैलने लगा। देखते ही देखते कुछ ही पलों में जैनी का पूरा चेहरा बिल्कुल डरावना हो गया। पार्टी में मौजूद सारे बच्चे जैनी का चेहरा देखकर अपने माँ के आंचल के पीछे छुप गए। जैनी की बात पूरी होते ही अनिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम्हारे पेट में जो निशानी पल रही है वह सचमुच सिंघानिया परिवार का खून है, तो क्यों ना डीएनए टेस्ट करा ली जाए। अनिका की यह बात सुनते ही जैनी ने हैरानी से अनिका की ओर देखा। जैनी ने अनिका को पहली बार देखा था। वह नहीं जानती थी कि अनिका कौन थी। उसने सोचा कि जरूर अनिका हर्षिता की ही कोई दोस्त होगी जो हर्षिता के बचाव में यह बात कह रही थी। जैनी ने अनिका की ओर देखकर जवाब देते हुए कहा, तुम भी बिल्कुल हर्षिता की तरह बेवकूफ़ हो। शायद तुम इतना भी नहीं जानती कि डीएनए टेस्ट करने के लिए पेट में पल रहा बच्चा कम से कम 4 महीने का होना चाहिए, उसके बाद ही उसकी डीएनए टेस्ट की जा सकती है। मगर खैर, मुझे लगता है कि तुम भी हर्षिता की दोस्त हो और जाहिर सी बात है हर्षिता की ही तरह तुम भी पढ़ाई लिखाई के मामले में काफ़ी कमज़ोर ही होगी, इसीलिए शायद ये सारी बातें नहीं जानती। जैसे ही जैनी ने यह बात कही, अनिका ने रोहित के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को पकड़ लो और हॉस्पिटल ले जाओ। हम अभी इसी वक्त इसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करेंगे।
इसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। सबके सामने जब अनिका ने यह बात अनाउंस की तो जैनी और तरुण हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने जो बॉडीगार्ड अनिका की सेफ्टी के लिए भेजे थे, वह बॉडीगार्ड अनिका का ऑर्डर मिलते ही जैनी की ओर आगे बढ़ने लगे। लंबे और तगड़े बॉडीगार्ड को अपनी ओर आते हुए देखकर जैनी अपने कदम पीछे हटाने लगी। भटकती हुई आवाज़ में जैनी ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती नहीं हो तुम क्या कर रही हो? मैं सिंघानिया परिवार की होने वाली बहू हूँ और सिंघानिया परिवार के पावर के बारे में तुम्हें नहीं पता। लगता है तुम इस वक्त शहर में नहीं आई हो। सिंघानिया परिवार के सर पर मारवा खानदान का हाथ है। वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रोक लो अपने आदमियों को वरना बहुत बुरा होगा। पीछे कदम बढ़ा रही है जैनी अचानक ही तरुण से टकराई। जैसे ही जैनी तरुण से टकराई, तरुण ने जैनी के कानों में धीरे से कहा, यह अनिका है, अनिका गुलेरिया, रोहित मारवा की होने वाली बीवी। तरुण की बात सुनते ही जैनी के चेहरे के होश उड़ गए। मारवा खानदान का नाम सुनते ही जैनी के कदम लड़खड़ाने लगे। वह जानती थी कि वह चाहकर भी मारवा खानदान के खिलाफ नहीं जा सकती थी, मगर यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके झूठ से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। इसलिए लोगों की सिंपैथी लेने के लिए जैनी ने अपने पेट पर हाथ रखकर फिर से नाटक शुरू कर दिया। जैनी ने चीख चीख कर सबसे कहा, कोई रोको इस लड़की को प्लीज़, कोई रोको। मेरा बच्चा अभी 4 महीने का भी नहीं हुआ है। अगर उसके ऊपर ऐसी टेस्ट की गई तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। हालांकि जैनी खुद कुछ देर पहले चाहती थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी तरह उसके पेट में ही अपना दम तोड़ दे, मगर अब उसी बच्चे का सहारा लेते हुए जैनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। अनिका ने जैनी की इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, यह जो तुम कर रही हो कि बच्चा अभी 1 महीने का है, मगर मैं जानती हूँ कि बच्चा 3 महीने से ऊपर का हो चुका है और साइंटिफिकली 3.5 महीने के बच्चे पर डीएनए टेस्ट करना बिल्कुल सेफ़ है। मैं गारंटी देती हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं होगा। बच्चा चाहे दुश्मन का ही क्यों ना हो, अनिका कभी किसी बच्चे की जान को अपनी सहूलियत के लिए खतरे में नहीं डाल सकती थी। अनिका यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि राजलक्ष्मी ऐसी बातों में काफ़ी एक्सपर्ट थी। बच्चे को और माँ को बिना किसी तकलीफ के वह बिल्कुल आसानी से बच्चे का डीएनए टेस्ट कर सकती थी। जैसे ही मारवा खानदान के बॉडीगार्ड जैनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तरुण के ठीक सामने आकर खड़े हो गए, तब जैनी ने तरुण के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तरुण, कुछ करो, बचा लो मुझे इन लोगों से। देखो, मेरे अंदर तुम्हारा बच्चा सिंघानिया परिवार का वारिस सांस ले रहा है। क्या तुम इस तरह इन लोगों के हाथों मरने दोगे? जैसे ही तरुण ने जैनी की यह बात सुनी, तरुण उन बॉडीगार्ड के सामने खड़ा हो गया। अपनी स्लीव्स ऊपर करते हुए तरुण ने कहा, अगर हिम्मत है तो जैनी को हाथ लगाकर दिखाओ। जैसे ही रोहित के बॉडीगार्ड जैनी के सामने आए, तरुण उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तरुण की आंखों में खून सवार था। तरुण ने अनिका के कहने पर आगे आए बॉडीगार्ड को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी जैनी को हाथ लगाने की कोशिश की तो इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। रोहित के बॉडीगार्ड काफ़ी ताकतवर थे। अनिका की सिक्योरिटी का सवाल था। रोहित ने अपने बेस्ट बॉडीगार्ड्स को अनिका के साथ भेजा था। तरुण की चैलेंज उन लोगों के लिए काफ़ी मामूली थी। एक बॉडीगार्ड ने अपने एक हाथ से तरुण को दूर धकेल दिया। उसके एक हाथ का फोर्स इतना पावरफुल था कि तरुण कई फीट दूर जाकर गिरा। तरुण ने फिर से उठकर जैनी को बचाने की कोशिश की, मगर जैसे ही तरुण ने आगे बढ़ना चाहा, उसी बॉडीगार्ड ने फिर से तरुण को आगे बढ़ने से रोक लिया। वही दूसरा बॉडीगार्ड बड़ी ही आसानी से जैनी को पकड़कर पार्टी हॉल से बाहर ले जाने लगा। तरुण ने काफ़ी कोशिश की कि वह किसी तरह जैनी को बचा सके, मगर तरुण की सारी कोशिशें बिल्कुल नाकाम थी। जैनी रोहित के बॉडीगार्ड के साथ बाहर जाते हुए पीछे देखकर चिल्लाने लगी, तुम लोग यह ठीक नहीं कर रहे हो। अनिका, चांदनी, हर्षिता, याद रखो कि ये किसी किडनैपिंग से कम नहीं है। तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे इस तरह घसीट कर हॉस्पिटल ले जा रहे हो। याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तरुण काफ़ी देर तक उस बॉडीगार्ड के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, मगर उस बॉडीगार्ड की ताकत के सामने तरुण के शरीर ने जवाब दे दिया। तरुण थक हार कर अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी लाचारी पर वहीं बैठा बैठा रोता रहा। जब रोहित के आदमी जैनी को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए तो उन लोगों के पीछे पीछे काफ़ी लोग पार्टी छोड़कर हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। जैनी की गाड़ी के ठीक पीछे अनिका भी एम्बुलेंस में हर्षिता और चांदनी के साथ हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। तरुण सिंघानिया को जैसे ही रोहित के आदमी ने छोड़ा, वह तेज़ी से दौड़कर अपनी कार के पास गया। तरुण ने अपनी माँ को फ़ोन लगाकर सब कुछ कह दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर तेज़ी से ड्राइव करके हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। जब तक सारा का सारा काफिला हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक रोहित के आदमी जैनी को राजलक्ष्मी के हवाले कर चुके थे। अनिका ने पहले ही हॉस्पिटल के स्टाफ को फ़ोन करके सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वह लोग राजलक्ष्मी की निगरानी में जैनी के होने वाले बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएं। हॉस्पिटल का स्टाफ जैनी को ऑपरेटिंग रूम में के अंदर ले गया।
जैनी के पीछे पीछे पूरा का पूरा काफिला लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा। सबसे पहले अनिका ने हॉस्पिटल पहुंचकर हर्षिता को प्लास्टर लगाना शुरू किया। अनिका ने ध्यान से प्लास्टर लगाया और हर्षिता को कुछ पेन किलर दवाइयाँ भी दी। जैसे ही हर्षिता का इलाज करने के बाद अनिका हर्षिता के वार्ड से निकलने के लिए अपनी जगह से उठी। हर्षिता के कमरे का दरवाज़ा खोलकर तरुण गुस्से से लाल आंखें लिए कमरे के अंदर आया। अनिका और हर्षिता को देखकर तरुण ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम दोनों मिली हुई हो, तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चे को मार देना चाहती हो, लेकिन इतना याद रखना कि अगर मेरे बच्चे पर आँच आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चाहे रोहित मारवा खुद मेरे सामने खड़ा हो जाए, उसे भी जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मेरे खानदान के होने वाले वारिस को अगर एक खरोच भी आई तो तुम लोगों को दुनिया से तबाह कर दूंगा। तरुण की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तरुण वह शेर बन चुका था जिसका बच्चा चुरा लिया गया था और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए वो शेर किसी भी का भी शिकार कर सकता था। गुस्से से तिलमिलाए तरुण ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या समझती हो तुम इस तरह मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे के जन्म से पहले ही उसे मार दोगी और मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहूँगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह सब कुछ तुम दोनों की मिली भगत है। आखिर किसने दी तुम्हें इजाज़त मेरी ज़िंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ करने की? क्या समझती हो तुम अपने आप को? सच बताओ अनिका, किसने कहा तुमसे यह सब कुछ करने के लिए? तभी अचानक तरुण के पीछे से एक गहरी भारी आवाज़ आई, मैंने कहा है। तरुण हैरान होकर मुड़कर दरवाजे पर खड़े रोहित की ओर देखने लगा। रोहित बड़ी ही शांति से धीरे धीरे तरुण की ओर बढ़ने लगा। रोहित को अपनी ओर आता देखता हुआ देखकर तरुण के मुंह से जैसे उसकी ज़बान फिसल गई थी। रोहित को देखते ही वो बिल्कुल शांत हो गया। रोहित को अपनी ओर आगे बढ़ते हुआ देखकर खुद ब खुद तरुण के कदम पीछे हटने लगे। तरुण ने दबी हुई आवाज़ में रोहित को देखकर कहा, रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित तरुण के ठीक सामने आकर रुक गया। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर मुस्कुराते हुए तरुण से कहा, तुम भूल रहे हो, ये हॉस्पिटल मारवा खानदान ने बनवाई है और एक मालिक होने के नाते हॉस्पिटल की खबर रखना मेरी जिम्मेदारी है। मयूर को मिलने भी आया था, यहाँ हो रहा शोर शराबा सुनकर यहाँ चला आया। रोहित ने तरुण की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? अभी अभी तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊंची हो गई थी। तरुण अच्छी तरह से जानता था कि रोहित को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आएगी कि तरुण अनिका से चिल्लाकर बात कर रहा था। तरुण की रोहित के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अपनी बात बदलते हुए तरुण ने रोहित से कहा, देखो रोहित, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुम तो जानते हो कि अभी अभी मैंने हर्षिता को तलाक दिया है। वो हमें ख़ानदान का वारिस नहीं दे पा रही थी। बहुत जल्द हमारे ख़ानदान को खुशखबरी मिलने वाली थी, जैनी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मगर पता नहीं है हर्षिता ने किस तरह का अनिका को ब्रेन वॉश किया है। हर्षिता के साथ मिलकर मेरे बच्चे को ख़त्म करने पर तुली है। तरुण की इस बात पर रोहित हैरानी से तरुण को देखने लगा और फिर बड़े ही आराम से धीमी आवाज़ में रोहित ने तरुण के कानों के पास आकर कहा, यह क्या कह रहे हो तरुण? तुम तो यह बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, फिर यह जैनी के पेट में तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? रोहित की बात सुनकर तरुण को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती पर बम ब्लास्ट कर दिया था। तरुण चाहकर भी रोहित को इस बात के लिए सबक नहीं सिखा सकता था। वह जानता था कि रोहित के खिलाफ जाने का मतलब था सिंघानिया बिजनेस हाउस की बर्बादी। इसलिए रोहित के ऐसे कड़वे शब्दों को तरुण ने अपने हलक के नीचे दवाई समझकर उतार लिया और फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, यह कैसी बात कर रहे हो रोहित? मैं क्यों बाप नहीं बन सकता? ऐसी बात कहने का क्या मतलब है? रोहित ने तरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कुछ देर और इंतज़ार करना चाहिए। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट अगर बाहर आ गई तो फिर इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा कि तुम बाप बन सकते हो या नहीं, और यह भी पता चल जाएगा कि जैनी के पेट में पल रहा बच्चा सिंघानिया परिवार का वारिस है या नहीं। तरुण रोहित की बात सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर सर झुकाए खड़ा रहा। वह जानता था कि रोहित की बात पत्थर की लकीर की तरह होती थी। एक बार रोहित ने कह दिया कि टेस्ट की रिपोर्ट निकलने तक सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा, तो अब रोहित का फैसला कोई नहीं बदल सकता था। रोहित के फैसले के खिलाफ जाने का ना तो तरुण में दम था और ना ही सिंघानिया परिवार के किसी भी सदस्य में वह हिम्मत थी कि रोहित की बात को टाल सके। जब तरुण की मां सुगंधा ने देखा कि तरुण अपना सर झुकाकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर बैठ गया, तब उसने अपने बेटे की यह बेबसी देखी नहीं गई। सबके सामने तरुण ने अपना सर झुका लिया था। सुगंधा जान चुकी थी कि उसके बेटे की मर्दानगी पर जानबूझकर चोट लगाई गई थी और इसीलिए अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए सुगंधा ठीक रोहित के सामने आ गई और कहने लगी, चलो ठीक है रोहित, तुम कहते हो तो हम सब कुछ देर यहीं पर बैठकर रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करते हैं, मगर ज़रा अब यह भी तो बताओ कि अगर रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया कि जैनी के पेट में जो बच्चा है वह मेरे तरुण का ही बच्चा है,
तो उसके बाद सबके सामने हमारी इज्जत उछालने के बदले हमें मारवा खानदान की ओर से क्या कंपनसेशन दिया जाएगा? सुगंधा की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। तरुण भी अपना सर उठाकर अपनी माँ की ओर देखने लगा। सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू मारवा खानदान के पास कंसेशन की बात कर रही थी। रोहित के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रोहित ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, यह आप किस कंपनसेशन की बात कर रही हैं? जब रोहित ने सवाल पूछा तब सुगंधा के चेहरे पर भी अचानक मुस्कान आ गई। सुगंधा ने रोहित की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, देखो बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि इस तरह प्रेगनेंसी के 1-1.5 महीने के भीतर अगर पेट में पल रहे बच्चे पर डीएनए टेस्ट किया जाए तो उसकी जान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर अंदर ऑपरेशन थिएटर में कोई ऊंच नीच हो गई और जैनी के पेट में सिंघानिया परिवार का वारिस दम तोड़ देता है तब क्या होगा? क्या मारवा खानदान हमें कंपनसेशन नहीं देगा? रोहित सुगंधा की बात सुनकर हैरान इसलिए हो रहा था क्योंकि इतने सालों में कभी भी सुगंधा सिंघानिया या फिर सिंघानिया परिवार के किसी भी सदस्य ने सीधे सीधे मारवा परिवार से पैसों की डिमांड नहीं की थी। हाँ, बिजनेस में उन लोगों ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से काफ़ी मदद ली थी, मगर इस तरह सुगंधा ने सबके सामने कंपनसेशन की बात करके रोहित को हैरानी में डाल दिया था। मगर रोहित भी सर झुकाने वालों में से नहीं था। भले ही रोहित जानता था कि अनिका ने जो भी कदम उठाए होंगे वह सोच समझ कर उठाए होंगे। एक माँ के पेट में पल रहे नन्हे से बच्चे को अनिका कुछ नहीं होने दे सकती थी, इस बात का भी रोहित को यकीन था। सुगंधा के मन की तसल्ली के लिए रोहित ने सुगंधा की इस बात का जवाब देते हुए कहा, बताइए क्या करना होगा मारवा परिवार को? कॉरिडोर में आसपास खड़े सारे लोग बड़े ही गौर से सुगंधा की बात सुनने लगे। सभी लोग जानना चाहते थे कि एक छोटे से बच्चे की जान के बदले में सुगंधा मारवा खानदान से क्या कीमत वसूलने वाली थी। सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि सिंघानिया परिवार पिछले 3 सालों से खानदान का वारिस पाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा चुके थे, और आज जब उनका सपना एक बच्चे के रूप में जैनी के पेट में पल रहा था तो उस बच्चे की जान की कीमत वसूलना चाहती थी सुगंधा। जरूर यह कीमत ऐसी होगी जिसे सुनकर आसपास खड़े लोगों के होश उड़ जाएं। मगर सुगंधा ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर डालते हुए एक ऐसी बात कही जो सुनकर खुद रोहित चौंक गया। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए दबी हुई आवाज़ में रोहित से कहा, देखो, मैं तुम्हारे ख़ानदान के साथ पिछले कई सालों से काफ़ी क्लोज हूँ। मारवा ख़ानदान की कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद दुनिया वाले नहीं जानते, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रोहित जानना चाहता था कि ऐसा क्या सीक्रेट था मारवा ख़ानदान का जिसके बारे में सुगंधा जान चुकी थी। सुगंधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित बेटा, मैं जानती हूँ कि मारवा खानदान के पास कोई ऐसी दवाई है, कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसके कारण एक औरत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, और यह दवाई पिछले कई सालों से मारवा खानदान ने आम लोगों से दूर रखी है, और इसीलिए शायद मारवा खानदान को कभी भी अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। अगर जैनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे कुछ हो जाता है और यह साबित हो जाता है कि वह बच्चा तरुण सिंघानिया का खून है, तो तुम्हें हमें वह दवाई देनी होगी। क्या तुम्हें यह बात मंजूर है? सुगंधा की यह बात पूरी होते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने जब सुगंधा की यह बात सुनी तो वह भी काफ़ी हैरान हो गई। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अनिका भी गहरी सोच में पड़ गई। कॉरिडोर में अचानक खामोशी छा गई। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। राजलक्ष्मी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, मैडम, डीएनए टेस्ट के सैंपल ले लिए गए हैं। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैसे ही राजलक्ष्मी ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर निकली, सुगंधा दौड़कर राजलक्ष्मी की ओर गई और पूछने लगी, क्या हुआ? क्या मेरा पोता सही सलामत है? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर तरुण सिंघानिया तेजी से चलकर राजलक्ष्मी के पास आया। तरुण की आंखों में जुनून सवार था। मन ही मन तरुण ने यह फैसला कर लिया था कि राजलक्ष्मी ने उसके होने वाले बच्चे को जैनी के पेट में ही मार डाला था। माँ बेटे दोनों की गुस्से से लाल आंखों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए राजलक्ष्मी सीधे अपने बॉस अनिका के पास चली गई। अनिका अभी भी मन ही मन सुगंधा और रोहित के बीच में चल रही बात को बार बार सोच रही थी। अनिका खुद एक आयुर्वेद की जानकार डॉक्टर थी। ट्रिपलेट्स यानी कि 3 बच्चों को जन्म देने वाली दवाई के बारे में अनिका ने भी सुन रखा था, मगर उस दवाई का मारवा खानदान के साथ क्या संबंध था यह बात अनिका नहीं जानती थी। तभी अचानक राजलक्ष्मी की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, मैडम, मैंने बच्चों का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया है। यह कहते हुए राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में रखी 2 प्लास्टिक की जिप लॉक वाली बैग अनिका को दिखाई। जब अनिका राजलक्ष्मी के हाथों में रखी डीएनए सैंपल को देखने लगी तब अपनी बात आगे बढ़ाते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सेफ हैं।
जैसे ही राजलक्ष्मी की यह बात तरुण और उसकी माँ सुगंधा ने सुनी, दोनों ने राहत की सांस ली। मगर तरुण के दिमाग में अभी भी काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। तरुण तेजी से अनिका और राजलक्ष्मी के पास आया। इससे पहले कि तरुण राजलक्ष्मी के साथ कोई भी आर्गूमेंट करता, राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई एक छोटी प्लास्टिक की बैग उनके हाथ में देते हुए कहा, यह बच्चे का डीएनए सैंपल मैंने खास तुम्हारे लिए भी एक सैंपल रखा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरे लिए हुए टेस्ट पर भरोसा नहीं करोगे। तो इस सैंपल को लेकर तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम्हें जिस लैब पर भरोसा हो वहाँ डीएनए सैंपल मैच करवा सकते हो। तरुण हैरानी से अपने हाथ में रखी प्लास्टिक बैग को देखने लगा। इससे पहले कि तरुण और कोई सवाल करता, राजलक्ष्मी ने तरुण की बात शुरू होने से पहले रोकते हुए कहा, हाँ, अब तुम्हें मुझ पर यह भी यकीन नहीं होगा कि आखिर तुम्हारे हाथ में जो डीएनए सैंपल हैं वह वाकई में जानी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके हैं या नहीं। तो यह भी आसानी के साथ साबित हो सकता है। तुम जाकर जानी का डीएनए सैंपल खुद अपने हाथों से लो और फिर अपने पैथोलॉजिस्ट से कहकर तुम तीनों के डीएनए सैंपल मैच करवाओ। इससे दो चीज़ें साबित हो जाएंगी कि एक, मैंने जो तुम्हें डीएनए सैंपल दिया है वह वाकई में उसी बच्चे का है जो जैनी के पेट में इस वक्त सांसें ले रहा है, और दूसरा यह है कि वह बच्चा तुम्हारा है या नहीं। तरुण को यह कहने के बाद राजलक्ष्मी ने तरुण के हाथ में एक कैंची सौंप दी। तरुण समझ चुका था कि राजलक्ष्मी तरुण का डीएनए सैंपल जांच कराना चाहती थी। तरुण ने चुपचाप बिना किसी आर्गूमेंट के अपने सर से कुछ बाल कैंची से काटकर राजलक्ष्मी के हाथ में थमा दिए। राजलक्ष्मी दोनों डीएनए सैंपल अपने साथ लेकर अपनी लेबोरेटरी में चली गई। जैसे ही राजलक्ष्मी की लेबोरेटरी का दरवाज़ा बंद हुआ, तरुण गुस्से से लाल आंखें लिए अनिका की ओर देखने लगा। इससे पहले कि तरुण अनिका से कुछ कहता, ऑपरेशन थिएटर से कुछ नर्सेज जैनी को बाहर सहारा देते हुए लेकर आए। रो रो के जैनी के चेहरे का बुरा हाल हो चुका था। लगभग सारा मेकअप आंसुओं में बह गया था। जैनी की शक्ल काफ़ी अजीब लग रही थी। जैसे ही जैनी बाहर निकली, सुगंधा ने तेजी से जैनी का एक हाथ पकड़ा और पूछा, क्या बच्चा सही सलामत तो है? बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? जैनी तो यही चाहती थी कि किसी तरह बच्चे का मिसकैरेज हो जाए और वह अपने ही झूठ से बिछे हुए जाल में ना फंस जाए। मगर वह जानती थी कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए रोती हुई आवाज़ में सुगंधा की बात का जवाब देते हुए जैनी ने कहा, शुक्र है ऊपर वाले का बच्चा सही सलामत है। मगर अक्सर ज़बरदस्ती किए हुए डीएनए टेस्ट में यही होता है कि बच्चे को कुछ दिनों बाद नुकसान पहुंचता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बच्चा दुनिया में आगे बढ़ने से पहले जैनी फूट फूट कर रोने लगी। जैनी ने यह बात इसलिए भी कही थी ताकि अगर किसी तरह अपने पेट में पल रहे बच्चे को गिराने में कामयाब हो जाए तो वह सारा इल्ज़ाम अनिका पर डाल सकती थी। जब अनिका ने ज़बरदस्ती बच्चे का डीएनए टेस्ट करने की कोशिश की, तब बच्चे को जो नुकसान पहुंचा था उसी की वजह से फ्यूचर में उसका मिसकैरेज हो गया। मगर यह बात सुनने के बाद भी सुगंधा के चेहरे पर कोई फिक्र या घबराहट नहीं नजर आ रही थी। सुगंधा की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह सिंघानिया परिवार को उसका वारिस जल्द से जल्द मिल जाए। और अब रोहित के साथ उसकी डील हो चुकी थी। अगर जानी के पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो जाता है तो रोहित उसे वह दवाई देगा जिससे एक लड़की के साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। सुगंधा को विश्वास था कि मारवा खानदान के पास जो दवाई है उससे उसके खानदान के वंश पर कभी आंच नहीं आएगी। भले ही सुगंधा को इस वक्त बच्चे की जान की कोई फिक्र नहीं थी, मगर वह बेसब्री से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही थी। वह बस किसी तरह चाहती थी कि सबके सामने यह साबित हो जाए कि जैनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तरुण सिंघानिया का है, और वह बिना हाथ लगाए अनिका और साहनी परिवार को एक ऐसा तमाचा मारे कि वह लोग दोबारा कभी सिंघानिया परिवार की ओर सर उठाकर ना देख सकें। रोती बिलखती जैनी के पास आकर अचानक ही तरुण ने जैनी के सर से 2-3 बाल उखाड़ लिए। बाल उखाड़ने से जो दर्द जैनी के सर में महसूस हुआ था वह एक चीख बनकर उसके गले से बाहर निकला। जैनी जोर जोर से अपने एक हाथ से अपना सर मसलने लगी। तरुण के हाथ में अपने बाल देखकर जैनी समझ चुकी थी कि बहुत जल्द उसके झूठ से पर्दा उठने वाला था। जैनी को अपना अंजाम तरुण की आंखों में नजर आ रहा था। फिलहाल तरुण की आंखों में जो खून सवार था वह अनिका के लिए था, मगर जैनी जानती थी कि बहुत ही जल्द तरुण की आंखों में जैनी के लिए यही नफरत दिखाई देने वाली थी। तरुण अनिका से बदला नहीं ले सकता था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अनिका मारवा खानदान की होने वाली बहू थी, मगर जैनी ना तो ऊंचे खानदान की थी और ना ही तरुण सिंघानिया जितनी पावरफुल थी। जैनी यह सोच सोच कर मन ही मन घबराने लगी थी कि जब तरुण को पता चलेगा कि जैनी ने कितना बड़ा झूठ कहा था तो तरुण उसका क्या अंजाम करेगा।
तरुण जानता था कि राजलक्ष्मी डीएनए रिपोर्ट मैच करने में कम से कम 1-2 घंटे का वक्त लगाएगी। तरुण भी जल्द से जल्द अपने किसी भरोसेमंद लैब में जाकर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच करवाना चाहता था। अनिका और रोहित दोनों जानते थे कि रिजल्ट आने में अभी 2-2.5 घंटे का वक्त बाकी था, मगर ना तो रोहित के पास और ना ही अनिका के पास इस बात के लिए 2 से 2.5 घंटे समय गंवाने का वक्त था। रोहित काफ़ी बिजी बिजनेसमैन था और अनिका एक काफ़ी बिजी डॉक्टर और स्पेशल डिपार्टमेंट की एजेंट थी। मगर कहीं ना कहीं अनिका को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्यार था तो वह थी उसकी नींद। 2 घंटे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार करने से बेहतर अनिका उतना वक्त अपनी नींद पूरी करने में लगाती। मगर जब रोहित को और अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि 2 घंटे से 2.5 घंटे वह दोनों एक दूसरे के साथ कीमती वक्त गुजार सकते थे, तो यह ऑप्शन दोनों को इतना भी बुरा नहीं लगा। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाकर बैठते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, जब तुम निकले तब रिया क्या कर रही थी? रोहित ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ज़्यादा देर तक मोबाइल पर गेम्स नहीं खेलने देता। रोहित ने यह बातें अटकती हुई आवाज़ में कही थी, जिससे अनिका ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि अपनी बेटी का बचाव करने के लिए रोहित झूठ का सहारा ले रहा था। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हो? इस तरह का लाड प्यार दिखाने से बेटी के भविष्य पर असर पड़ सकता है। ना सिर्फ उसकी पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ेगा, बल्कि उसकी आंखों पर भी इसका बुरा असर होगा। ज़्यादा देर तक मोबाइल स्क्रीन पर देखने से आंखों का नुकसान पहुंचता है। यह बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते होगे। यह बात जानने के लिए डॉक्टरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित जान चुका था कि अनिका के अंदर सो रही माँ को उसने जगा दिया था, और जिस तरह का लेक्चर अनिका रिया को दिया करती थी, आज वही लेक्चर सुनने की बारी रोहित की थी। मगर रोहित भी यह साबित करना चाहता था कि अनिका जितनी अच्छी माँ थी, रोहित भी उतना ही अच्छा और जिम्मेदार बाप था। इसलिए अनिका की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वह क्या है ना कि हमारे ख़ानदान में सबकी आंखें काफ़ी पावरफुल रही हैं। हमारे ख़ानदान में लोग 60-70 साल के हो जाते हैं, उसके बाद 1-2 लोगों को चश्मे पहनने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर मैं रिया को रोज़ आंखों की एक्सरसाइज करवा दिया करूँगा, जिससे उसकी आंखें और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएं। रोहित के ऐसे बेतुके सजेशन सुनकर अनिका को अचानक नींद आने लगी। वह जानती थी कि रोहित किसी भी तरह से अपनी बेटी के बचाव में पीछे नहीं हटेगा, और रोहित के साथ रिया को लेकर किसी भी तरह की आर्गूमेंट करना फिजूल था। धीरे धीरे अनिका की आंखें भारी होने लगी। रोहित समझ चुका था कि अनिका किसी भी वक्त गहरी नींद में जा सकती है। इससे पहले कि अनिका अपना बैलेंस खोकर बेंच पर अपना सर टकराती, रोहित ने जल्दी से अपना कंधा अनिका के सर के बिल्कुल बगल में रखकर अनिका को एक हाथ से अपनी बाहों में भर लिया। अनिका धीरे से रोहित के कंधे पर झुककर गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद अनिका की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अनिका के कंधे पर हाथ रख कर कोई धीरे से उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। जब अनिका ने पूरी तरह अपनी आंखें खोली तो उसने देखा राजलक्ष्मी अपने हाथों से एक फाइल पकड़े अनिका के सामने खड़ी थी। धीरे धीरे राजलक्ष्मी की आवाज़ अनिका को बिल्कुल क्लियरली सुनाई देने लगी। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, मैडम डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तैयार है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही सुगंधा दौड़कर राजलक्ष्मी के पास आई। साथ साथ चांदनी भी हर्षिता को सहारा देते हुए उसके कमरे से उसे बाहर ले गई। सुगंधा ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर पूछा, क्या लिखा है रिपोर्ट में? जरा बता दीजिए सबके सामने कि जैनी के पेट में जो बच्चा है वह मेरे बेटे तरुण का ही है, सिंघानिया परिवार का होने वाला वारिस है। राजलक्ष्मी ने सुगंधा की बात को इग्नोर करते हुए फाइल अनिका के हाथ में थमा दी। अनिका ने फाइल के सारे पन्ने एक के बाद एक पलटना शुरू किया और उसके बाद अचानक फाइल अपने बगल में रखते हुए सुगंधा की ओर देखा। अनिका ने सुगंधा से कहा, इस रिपोर्ट में लिखा है कि जैनी की प्रेगनेंसी 4 महीने पार कर चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि जैनी ने आपसे झूठ कहा था कि प्रेगनेंसी सिर्फ 1 महीने की है, और जाहिर है इससे और भी कई बातें साफ हो जाती हैं। अनिका की बात सुनकर सुगंधा के चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे धीरे सुगंधा का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। डीएनए रिपोर्ट में लिखा था, उससे यह बात साबित होती है कि जैनी ने सुगंधा और तरुण से एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। मगर एक और बात लिखी थी इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी, और वह यह थी कि तरुण बच्चे का बाप बनने के लायक नहीं था। और अनिका ने तरुण का चेकअप करने के बाद जो कहा था वह सब कुछ बिल्कुल सच था। तरुण के शरीर में वह ताकत नहीं थी कि जिससे वह एक औरत को मां बना सके और सिंघानिया परिवार को एक वारिस दे सके। सुगंधा का चेहरा देखकर चांदनी जो वहीं खड़ी सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी, उसके चेहरे पर अचानक चमक आ गई। हर्षिता को सहारा देते हुए चांदनी हर्षिता को ठीक सुगंधा के सामने लेकर आ गई। सुगंधा हर्षिता की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसे एक बात खटकने लगी। सुगंधा ने अनिका की ओर देखकर कहा, यह सब तुमने जानबूझकर किया है?
अनिका हैरानी से सुगंधा की ओर देखने लगी। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो राजलक्ष्मी ने अभी अभी बनवाई थी वह ठीक अनिका के बगल में पड़ी थी। बावजूद इसके कि वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट उठाकर खुद अपनी आंखों से पढ़ ले टेस्ट रिपोर्ट में क्या लिखा था, वह सीधे अनिका पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। सुगंधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, पता नहीं इन दोनों लड़कियों ने तुम पर क्या जादू कर दिया है कि तुम सिंघानिया परिवार में इस तरह का बर्ताव कर रही हो। मेरे बेटे को सबके सामने नामर्द साबित करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा। रोहित भी समझ नहीं पा रहा था कि सुगंधा क्या कहना चाहती थी। सुगंधा ने अनिका की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि यह रिपोर्ट तुमने जानबूझकर बनवाई है ताकि तुम तीनों मिलकर मेरे बेटे को सबके सामने जलील कर सको, मगर मैं अपने बेटे को इस तरह जलील होने नहीं दे सकती। मुझे पता है कि यह टेस्ट रिपोर्ट झूठी है। मुझे टेस्ट रिपोर्ट पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब से तुम लोगों ने जैनी और तरुण के खिलाफ बोलना शुरू किया है तब से मैं चौकन्ना हो गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि पहले ही जैनी के साथ 2 दिन पहले ही उसका चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई थी। तब मुझे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बता दिया कि जैनी के पेट में जो बच्चा हुआ है अभी 1 महीना और कुछ दिनों का है। हाँ, प्रेगनेंसी पता चलने के बाद जैनी को खाना पीना कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए उसका पेट आम लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा बाहर आ गया है। मगर डॉक्टर ने यह बात भी कही थी कि उसे खाने पीने पर कंट्रोल करना होगा, वरना हो सकता बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए। अच्छा हुआ जब डॉक्टर ने जैनी को यह सारी बातें बताई तब मैं वहाँ मौजूद थी, वरना दूसरे लोगों की तरह भी मैं तुम्हारी इस फेक डीएनए रिपोर्ट के जाल में फंस कर अपने घर के होने वाले चिराग पर शक करने लगती। हर्षिता समझ नहीं पा रही थी कि वह सुगंधा की आंखों पर लगी पट्टी को किस तरह उतारे। जैनी ने काफ़ी चालाकी से सुगंधा और तरुण को अपने वश में कर लिया था। चांदनी ने हर्षिता के मन में चल रही बातों को आवाज़ देते हुए सुगंधा से कहा, देखो आंटी, यह लड़की बहुत चालाक है। हो सकता है यह लड़की आपको किसी ऐसी हॉस्पिटल में ले गई हो जिस हॉस्पिटल में पहले से इसकी पहचान हो सकता है वह डॉक्टर इसके साथ मिला हुआ था और इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। मगर आपको हम पर यकीन करना होगा, यह लड़की झूठ बोल रही है। चांदनी की आवाज़ को दबाते हुए सुगंधा ने कहा, झूठ कौन बोल रहा है इसका फैसला भी कुछ ही देर में हो जाएगा, जब मेरा बेटा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएगा। जैसे ही अनिका और चांदनी को याद आया कि खुद तरुण भी डीएनए टेस्ट सैंपल लेकर अपने भरोसे की लेबोरेटरी गया था, तब उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि यह बात सुगंधा के अलावा वहां खड़े सारे लोग जानते थे कि चाहे दुनिया के किसी भी लेबोरेटरी में डीएनए सैंपल की जांच करवाई जाए, रिपोर्ट यही निकलेगी। जैनी के पेट में जो बच्चा था वह तरुण सिंघानिया का नहीं था और जैनी 1 महीने से नहीं बल्कि 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब सारे लोगों की नज़रें हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पर थी। सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब तरुण डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर वापस आए और जल्द से जल्द जैनी के झूठ से पर्दा उठाए। सुगंधा के चेहरे की ओर देखकर हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए। हर्षिता ने सुगंधा से कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप अपने खानदान के वारिस को पाने के लिए कितना तड़प रही हैं, मगर खानदान के वारिस के प्यार में अंधी होकर आप अपने ही खानदान को खतरे में डाल रही हैं। यह लड़की किसी भी तरह सिंघानिया परिवार की बहू बनना चाहती है। इसको इतने बड़े झूठ को भी आप लोग अनदेखा कर रहे हैं। और यह सब कुछ मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं उस घर में वापस आना चाहती हूँ, मगर हाँ, 3 साल गुजारे हैं मैंने उस घर में। मैं नहीं चाहती कि उस घर में कोई ऐसी औरत आए जो आते ही पूरे खानदान को तबाह कर दे। अनिका ने भी सुगंधा को समझाते हुए कहा, देखिए आंटी, तरुण को इस वक्त बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि उसके शरीर में कुछ कमजोरियां हैं, मगर ऐसा नहीं है कि यह कमजोरियां दवाई के जरिए दूर नहीं की जा सकती। मैंने आपसे कहा ना, 1 से 1.5 महीने की दवाई और खाने पीने से अगर शक्ति बरती जाए तो फिर यह कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती है। हालांकि अनिका और हर्षिता सुगंधा और सिंघानिया परिवार की भलाई के बारे में बातें कर रहे थे, मगर सुगंधा के मन में इस वक्त गुस्से का एक ज्वालामुखी फटा था जो इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। सुगंधा तेज सांस लेते हुए हॉस्पिटल कॉरिडोर के कोने में जाकर अकेली बैठ गई और मेन एंट्रेंस पर नज़रें जमाकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ देर तक सब लोग खामोश खड़े रहे, एक दूसरे को देखते रहे। तभी अचानक मेन एंट्रेंस से अंदर आ रहे तरुण पर रोहित की नज़र पड़ी। जैसे ही तरुण अंदर आया, सुगंधा दौड़कर अपने बेटे के पास गई। तरुण के जैकेट को दोनों हाथों से पकड़ते हुए सुगंधा ने तरुण से पूछा, बताओ बेटा, क्या लिखा है टेस्ट रिपोर्ट में? जैनी के पेट में जो बच्चा है हमारे ही खानदान का वारिस है ना? जरा बता दो इन लोगों को कि हम लोग सच कह रहे थे और यह सानी खानदान की दोनों लड़कियां जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए सारा ड्रामा कर रही थी। बता दो रोहित को कि उसकी होने वाली बीवी गलत लड़कियों का साथ दे रही है। अनिका और हर्षिता के ठीक पीछे एक दीवार से सटकर जैनी एक बेंच पर बैठी थी। जैनी फटी हुई आंखों से तरुण को देख रही थी। जैनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने पलक झपकाना छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में उसकी सांसें थम गई थी। अचानक अगर कोई जैनी को इस कंडीशन में देख ले तो शायद यह समझ बैठे कि जैनी के शरीर से जान निकल चुकी थी।
अपनी माँ के बढ़ते हुए सवालों को इग्नोर करते हुए तरुण धीरे धीरे जैनी की ओर आगे बढ़ने लगा। हर्षिता जैनी के आगे बैसाखियों का सहारा लेकर खड़ी थी। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि तरुण उसके पास खींचा चला रहा था। तरुण की आंखों में नफरत देखकर हर्षिता धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी, मगर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि तरुण दरअसल उसकी तरफ नहीं बल्कि गुस्से से पीछे बैठी जैनी की ओर आ रहा था। जैसे ही तरुण जैनी के पास पहुंचा, जैनी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए तरुण से कहा, देखो तरुण। इससे पहले कि जैनी अपनी बात पूरी कर पाती, तरुण ने अचानक ही जैनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। जैनी झटके से फिर अपनी बेंच पर लड़खड़ाकर गिरी। तरुण को इस तरह जैनी के ऊपर हाथ उठाते देखकर सुगंधा हैरान हो गई। हॉस्पिटल का स्टाफ भी दौड़कर तरुण और जैनी के पास आकर खड़ा हो गया। तभी तरुण ने जोर से चीखते हुए जैनी से पूछा, बताओ कौन है इस नाजायज बच्चे का बाप? तरुण का सवाल सुनते ही सुगंधा का सर फटने लगा। सुगंधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने ही बेटे की कही हुई बात सुगंधा को जहर जैसी लग रही थी। तरुण के सवाल पर जैनी ने हड़बड़ाती हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो तरुण? यह बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, यह तुम्हारा बच्चा है। जैसे ही जैनी ने यह बात की, तरुण ने और 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। तरुण गुस्से से पागल हो चुका था। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त वो जैनी का गला दबाकर उसके शरीर से उसकी जान निकाल लेगा। जैनी के बाल कसकर पकड़ते हुए तरुण ने उससे कहा, बताओ मुझे कौन है वह जिसके साथ रात गुजार कर तुमने इस पाप को गले लगाया है, और अब यह चाहती हो कि तुम्हारे पेट में पल रहे इस पाप को मैं अपना नाम दूं? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा आज। यह कहते हुए तरुण ने एक के बाद एक जैनी के ऊपर मुक्कों से हमला करना शुरू कर दिया। मगर इससे पहले कि तरुण जैनी को कोई गंभीर चोट पहुंचा सकता, हॉस्पिटल का स्टाफ दोनों को बीच बचाव करते हुए तरुण को जैनी से दूर ले गया। तरुण अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने लगा, मगर कम से कम 5-6 लोगों ने तरुण को कसकर पकड़ रखा था। सब लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर तरुण ने जैनी पर हाथ उठाना बंद नहीं किया तो हो सकता था कि जैनी के पेट में जो बच्चा सांस ले रहा था उसे कोई ऐसी चोट पहुंचे कि वह सहन न कर पाए और पेट में ही दम तोड़ दे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने तरुण को जबरदस्ती एक जगह पर बिठा दिया। तरुण बार बार उठकर जैनी के पास जाकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर हॉस्पिटल के स्टाफ ने तरुण को पूरी ताकत से जकड़ रखा था। सुगंधा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी रानी थी जिसे दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी पूरी फौज और अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मगर दुश्मनों के कुछ सैनिकों ने उसकी पूरी रियासत लूट ली थी। जब सुगंधा को इस बात का एहसास हुआ कि जैनी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह उसके खानदान का वारिस नहीं था, तो अचानक ही सुगंधा का शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके आसपास खड़े लोग तरह तरह की बात करने लगे थे, जो धीरे धीरे सुगंधा के कानों पर पड़ने लगी थी। तभी सारा तमाशा देख रही एक नर्स ने दूसरी नर्स से कहा, जैनी के पेट में जो बच्चा है वह तरुण का नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अनिका मैडम ने तरुण के बारे में जो कहा था वह सच था। तरुण सिंघानिया सचमुच बाप नहीं बन सकता। तभी दूसरी नर्स ने पहली वाली नर्स से पूछा, मगर अनिका मैडम क्या सचमुच इतनी पावरफुल हैं कि सिर्फ किसी की नरों पर उंगली रखकर यह बता सकती हैं कि उसके शरीर में क्या क्या खामियां हैं? भीड़ में खड़े लोगों के बीच अनिका की तारीफें बढ़ने लगी थी और यह बात फैलने लगी थी कि तरुण बाप बनने के लायक नहीं था। बार बार अपने बेटे के लिए ऐसी बातें सुनकर सुगंधा का कलेजा फटने लगा था, मगर वह अच्छी तरह जानती थी कि वह चाहकर भी अनिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तभी अचानक सुगंधा के दिमाग में एक तरकीब आई और वह अपने हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी बाजी के बचे कुचे भंवरे समेटना चाहती थी। सुगंधा ने अपने हाथ जोड़ते हुए अनिका के सामने आकर कहा, मैं हार गई बेटा और तुम जीत गए। मैंने तुम्हें कमज़ोर समझने की बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर देना। आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मगर चलो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी है कि उस लड़की जैनी का झूठ हम सबके सामने आ गया। अगर तुम ना होती तो हमें यह भी नहीं पता चलता कि जैनी के पेट में जो बच्चा है वह हमारे खानदान का वारिस नहीं है। पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाता मुझसे। अनिका जानती थी कि सुगंधा यह सब कुछ जो भी कह रही थी उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह छिपी थी। इतने दिनों में अनिका ने सुगंधा के बारे में यह तो जान लिया था कि बिना किसी मतलब के सुगंधा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकती थी। सुगंधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, बेटा तुम कह रही थी कि तुम तरुण का इलाज कर सकती हो। प्लीज़ उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दो ताकि जल्द से जल्द तरुण बिल्कुल ठीक हो जाए और हमारे खानदान को जल्द से जल्द एक वारिस मिल जाए। पिछले दिनों ही सुगंधा ने अनिका को एक ऐसा ताना मारा था जिसे सुनकर किसी भी औरत का दिल बैठ जाए। सुगंधा ने खुद एक औरत होते हुए शहर भर में अनिका की बदनामी करते हुए यह कहा था कि अनिका को कोई नॉलेज नहीं है, बस किसी तरह लोगों के बीच नाम बनाने के लिए उसने कुछ पावरफुल लोगों को अपने वश में करके उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलने को मजबूर किया था।
दरअसल सुगंधा ने एक बार अनिका को यह भी नसीहत दे दी थी कि एक औरत होने के नाते उसे आगे चलकर सिर्फ मारवा खानदान के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना सीखना चाहिए और घर पर बच्चों को संभालने का जिम्मा उठा लेना चाहिए। जब यह सारी बातें अनिका को याद आई तब अनिका ने सुगंधा को जवाब देते हुए कहा, आंटी जी, मैंने आपकी नसीहत मान ली है और डॉक्टरी की प्रैक्टिस हमेशा के लिए छोड़ दी है। माफ़ करना, अब मैं आपके बेटे का इलाज नहीं कर सकती। सुगंधा यह बात अच्छी तरह जानती थी कि सुगंधा के कहने पर अनिका अपनी डॉक्टरी नहीं छोड़ सकती थी। सुगंधा के कहे पर अनिका ताना कस रही थी। वह यह बात भी अच्छी तरह जानती थी, मगर इस वक्त सुगंधा अनिका की हर बात अपना सर झुकाकर मान ले, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। सुगंधा ने अपने किए की माफ़ी मांगते हुए अनिका से कहा, देखो बेटा, अब मेरी उम्र होने लगी है। वह कहते हैं ना कि बुढ़ापे में अक्सर आदमी सठिया जाता है। मेरे साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखो, तुम्हें मैंने कितना भला बुरा कह दिया था। दरअसल मैं समझ ही नहीं पाई थी कि तुम मेरी और मेरे बेटे की मदद करना चाहती हो। चलो गुस्सा थूक दो और कल से ही मेरे बेटे का इलाज शुरू कर दो। अनिका इतनी आसानी से सुगंधा को माफ़ नहीं करने वाली थी। अनिका को इस बात का गुस्सा नहीं था कि सुगंधा ने अनिका को भला बुरा कहा था, मगर कहीं ना कहीं एक औरत होने के बावजूद सुगंधा अपनी ही बहू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हर्षिता को डिवोर्स देने के बाद सुगंधा ने हर तरफ यह बात फैला दी थी कि उन लोगों ने हर्षिता को इसलिए घर से बेदखल किया था क्योंकि हर्षिता मां नहीं बन सकती थी। एक औरत के बारे में ऐसी बात फैलाकर सुगंधा को इतनी आसानी से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। अनिका ने धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, देखिए आंटी जी, मैं सचमुच नौकरी छोड़ रही हूँ। अगर आप कुछ दिनों पहले मेरी बात मान जाती तो शायद मैं कुछ कर पाती, मगर अब मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी उसके जरिए वह आसानी से तरुण के शरीर की कमजोरी दूर कर सकती थी, मगर वह इतनी आसानी से सिंघानिया परिवार की मदद नहीं करने वाली थी। जब सुगंधा को इस बात का एहसास हो गया कि अब अनिका बात को कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा रही थी, तब अचानक अपने चेहरे के फेस एक्सप्रेशन हटाकर अपनी कमर पर एक हाथ रखते हुए सुगंधा ने अनिका से कहा, आज तुम लोग मेरे परिवार का मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि जानी के पेट में एक नाजायज बच्चा है, मगर यह मत भूलो कि जो गड्ढा खोदता हुआ खुद ही उसमें गिरता है। आज तुम जिस बात पर हंस रही हो, कल पूरा समाज उसी बात को लेकर तुम पर हंसेगा। सुगंधा के अचानक बदले हुए तेवर को देखकर चांदनी और अनिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सुगंधा किस बात को लेकर यह ताना मार रही थी। तभी सुगंधा ने अनिका के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, एक नाजायज बच्चा इस वक्त तुम्हारे घर पर भी मौजूद है। मैं भी देखती हूँ कि तुम उसे किस तरह अपनाती हो। एक औरत होने के नाते तुम अपनी सहेली का दुख दर्द नहीं देख सकती। चलो मैं भी देखती हूँ कि एक औरत होने के नाते अपने पति की नाजायज औलाद के साथ तुम किस तरह एक छत के नीचे रहती हो। सुगंधा ने यह बात अनिका के कानों के पास जाकर कही थी। सुगंधा और अनिका के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था वह किसी और ने नहीं सुना था, मगर सुगंधा ने जो कुछ भी कहा था वह सुगंधा के खिलाफ अनिका के मन में जहर भरने के लिए काफ़ी था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस बात में अलेक्जेंडर को लाने की क्या ज़रूरत थी। अब तक अनिका तो यह भी नहीं जान पाई थी कि अलेक्जेंडर किसकी औलाद थी, लेकिन अगर अलेक्जेंडर अनिका के पेट से जन्म ना लिया हो तब भी उस मासूम का कोई कसूर नहीं था। जो भी प्लानिंग हुई थी उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और था, और जिसकी तलाश अनिका और रोहित दोनों बेसब्री से कर रहे थे। जब अनिका यह सब कुछ सोच रही थी तब सुगंधा फिर से अनिका के कानों के पास आकर कहने लगी, मैंने सुना है वह नन्हा सा बच्चा काफ़ी शैतान है। अगर इस उम्र में उसकी शैतानी के चर्चे पूरे शहर भर में होने लगे हैं तो ज़रा सोचो जवानी तक पहुँचते पहुँचते वह तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की क्या हालत कर देगा। तब पता चलेगा तुम्हें कि आज तुम जिस बात पर हंस रही हो उसका अंजाम भविष्य में तुम खुद भुगतने वाली हो। अनिका ने पहले सोचा था कि वह कुछ देर तक आनाकानी करने के बाद तरुण की ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाएगी, मगर सुगंधा के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद अनिका ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अब वह तरुण का इलाज नहीं करेगी। मगर अनिका के मन की बात जैसे सुगंधा ने अपनी आंखों से पढ़ ली थी। सुगंधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा तरुण का इलाज और कोई नहीं कर सकता? लाखों डॉक्टर हैं जो पैसे खर्च करने पर तरुण का इलाज आसानी से कर देंगे। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका जानती थी कि सुगंधा ने यह बात जितनी आसानी से कही थी, तरुण का इलाज करना उतना आसान नहीं था। ज़्यादा अय्याशियाँ करने की वजह से तरुण की किडनी पर काफ़ी असर हुआ था, इसलिए उसका स्पर्म काउंट बढ़ाने से पहले उसकी किडनी को स्वस्थ करना बहुत ज़रूरी था। और बिना ऑपरेशन के और बिना साइड इफ़ेक्ट के यह काम सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही कर सकती थी, जिनके बारे में अनिका से ज़्यादा दिल्ली में और कोई नहीं जानकारी रखता था।
मगर अनिका ने इस बार सुगंधा से कोई आर्गुमेंट नहीं की और बस अपना सर झुकाकर सुगंधा के सामने खड़ी रही। तभी सुगंधा ने अचानक अपने पास खड़ी चांदनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो चांदनी बेटा, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम दोनों परिवारों के बीच। अब जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है तो सारे गिले शिकवे भी दूर कर देते हैं। दोनों परिवारों के बीच में पिछले दिनों में जो दीवार खड़ी हुई थी उसे गिराने का समय आ गया है। चांदनी ने भी सुगंधा की इस बात में हामी भरते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मेहरबानी करके आपने मेरी बहन के बारे में जो बातें फैलाई थी उसे वापस ले लीजिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरी बहन बच्चे को जन्म देने के काबिल नहीं है तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। फ्यूचर में कोई लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा। चांदनी की यह बात सुनते ही सुगंधा ने चांदनी का हाथ जोर से कस कर पकड़ लिया और कहा, यह कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? हर्षिता की दोबारा शादी कैसे हो सकती है? उसकी तो शादी हो चुकी है तरुण के साथ। सुगंधा ने जिस तरह यह बात कही थी ऐसा लग रहा था जैसे पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ वह बच्चों का खेल था। कोर्ट में जाकर खुद सुगंधा ने हर्षिता के डिवोर्स पेपर तैयार करवाए थे। खुद तरुण ने अपने हाथों से हर्षिता को डिवोर्स पेपर देकर उन पर साइन करने को कहा था। और आज सुगंधा जिस तरह बात कर रही थी मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चांदनी ने सुगंधा को याद दिलाते हुए कहा, आंटी जी आप शायद भूल रहे हैं, हर्षिता और तरुण दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। इस बात का जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, पर ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? शादी कोई गुड्डी गुड्डिया का खेल नहीं है जो एक कागज़ पर साइन करने से टूट जाएगा। यह तो 7 जन्मों का रिश्ता है। जो कुछ भी हुआ हो उस पर मिट्टी डालो। अगर तुम चाहो तो कल सुबह हमारे दोबारा शादी करवा सकते हैं। चांदनी सुगंधा को देखकर जितनी हैरान हो रही थी उतनी ही सुगंधा की हरकतों पर उसे घिन भी आ रही थी। एक पल में सुगंधा ने अपना रंग बदल लिया था। जिस तरह से सुगंधा रंग बदल रही थी उसे देखकर चांदनी को लग रहा था कि सुगंधा की रंग बदलने की आदत को देखकर खुद गिरगिट को भी शर्म आ जाए। सुगंधा की बात का जवाब देते हुए चांदनी ने कहा, देखे आंटी, जो कह रही हैं वह कभी नहीं हो सकता। मेरी बहन अब आपकी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। आप बस लोगों से कह दीजिए कि आपने जो कुछ भी कहा था वह गुस्से में आकर कहा था। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। सुगंधा ने कोर्ट के बाहर खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब तरुण ने हर्षिता को डिवोर्स पेपर थमाए थे तो किस तरह हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए थे। सुगंधा को लगा था कि हर्षिता को तरुण से बिछड़ने का बहुत दुख था, मगर आज चांदनी की बात सुनकर उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि अब साहनी परिवार किसी भी हालत में हर्षिता और तरुण को एक नहीं होने देंगे। सुगंधा भी किसी के सामने अपनी नाक नहीं रगड़ना चाहती थी। वह जानती थी कि उसका बेटा हैंडसम था। साहनी परिवार जैसे कई परिवार अपनी बेटी की शादी सिंघानिया परिवार में करने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। इसलिए हर्षिता के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए सुगंधा ने चांदनी से कहा, ठीक है, चलो मैं ऊंचे खानदान के सभी लोगों से यह कह दूंगी कि तुम्हारी बहन हर्षिता बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल तंदुरुस्त है, मगर बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तो चांदनी तभी हैरानी से सुगंधा को देखने लगी। वह जानना चाहती थी कि हर्षिता पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामों के बदले सुगंधा चांदनी से क्या मांगना चाहती थी। सुगंधा ने चांदनी और अनिका दोनों को बारी बारी देखने के बाद चांदनी से कहा, बदले में तुम्हें मुझे वह दवाई देनी होगी जिससे एक औरत 3 बच्चों को एक साथ जन्म दे सकती है। चांदनी ने हैरानी से सुगंधा को पूछा, यह क्या कह रही है आंटी? कौन सी दवाई की बात कर रही हैं आप? सुगंधा ने चांदनी की आवाज़ दबाते हुए कहा, बनो मत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे खानदान के पास वो दवाई है जिससे एक औरत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। तुम अपनी तरफ देख लो। शादी के ठीक 1 साल बाद तुमने 3 बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद फिर एक बेटी को जन्म दिया। तुम्हारी मझली बहन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पहले जुड़वा बेटे हुए, फिर ट्रिपलेट्स, 2 बेटी 1 बेटा। सच कहूँ तो हमने भी हर्षिता को सिर्फ इसलिए पसंद किया था क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान की लड़कियाँ इस बात के लिए काफ़ी मशहूर हैं। हमने सोचा था कि तुम्हारी बहन भी जल्द से जल्द 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देकर हमारे घर को हरा भरा कर दोगी। चलो तुम्हारी बहन ना सही, हमारे बेटे के साथ शादी करने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, मगर तुम मुझे वह जड़ी बूटी बता दो जिसके कारण तुम्हारे ख़ानदान की लड़कियां एक साथ ट्रिपलेट्स को जन्म देती है। इसके बाद मैंने हर्षिता के बारे में जो कुछ भी कहा है ऊंचे ख़ानदान में वह बात मैं वापस खींच लूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। अनिका और चांदनी दोनों हैरानी से सुगंधा की बेतुकी बात सुन रहे थे, मगर चांदनी से अब रहा नहीं गया। उसने सुगंधा की ऐसी बेतुकी बात का जवाब देते हुए कहा, यह क्या कह रही हो आंटी जी? यह सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी होता है। ये सारी चीज़ें तो ऊपर वाला तय करके भेजता है। चांदनी की बात काटते हुए सुगंधा ने कहा, देखो बेटा, मेरे सामने बनाना छोड़ दो। ऊपर वाले की मेहर सिर्फ साहनी परिवार पर ही हमेशा बरसती है। ना सिर्फ तुम तीनों बहनें बल्कि तुम्हारी माँ ने भी जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था और उसके बाद जुड़वा बेटों को। तुम्हारी सगी
तुम्हारी माँ की सगी बहन ने भी अपने ससुराल जाकर यही किया था। मैंने तुम्हारे ख़ानदान के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले तुम्हारे ख़ानदान की 7 पुश्तों की तहकीकात कर रखी थी। क्या समझती हो तुम? तुम्हारे ख़ानदान से भी ऊंचे ऊंचे ख़ानदान लाइन लगाकर तरुण के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार खड़े थे, मगर हमने तुम्हारी बहन हर्षिता को चुना क्योंकि हम जानते थे कि ज़रूर तुम लोगों के पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिसके जरिए एक के बाद एक तुम्हारे ख़ानदान की लड़कियां एक साथ जुड़वा और ट्रिपलेट्स को जन्म देती रही हैं। एक हाथ तुम मुझे वह जड़ी बूटी दो और अगले ही पल मैं हर्षिता पर लगे सारे इल्ज़ाम हटा लूँगी। उसके बाद जिसके साथ तुम्हारा जी चाहे तुम्हारी बहन की शादी करवा देना। और एक बात, उस जड़ी बूटी या दवाई जो भी तुम्हारे पास है उसके बदले मैं डिवोर्स के बाद एलुमनी के तौर पर हर्षिता को अच्छी खासी रकम भी दिलवा दूंगी। हर्षिता तुम्हारे घर से दहेज के तौर पर जो ले आई थी वह आज ही मैं वापस तुम्हारे घर भिजवा देती हूँ। इसे तुम एडवांस समझ कर रख लेना और जड़ी बूटी मिलते ही दहेज की रकम से 2 गुनी रकम तुम्हारे घर भिजवा दी जाएगी। बस अब जल्दी से जल्दी मुझे वह दवाई दे दो। सुगंधा की बात सुनने के बाद चांदनी काफ़ी देर तक सुगंधा की बात को टालती रही। वो बार बार एक ही बात कहने लगी कि यह सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता, मगर सुगंधा भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सुगंधा ने चांदनी से कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे खानदान के पास ज़रूर एक ऐसा राज है जिसे तुम लोगों से शेयर नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों परिवारों के बीच में खड़ी हुई इस दीवार को नहीं गिराना चाहती तो ना सही, मैं भी तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे पास ज़रूर ऐसी कोई छुपी हुई ताकत है जिससे तुम्हारे खानदान की औरतें हमेशा ही जुड़वा या 3 बच्चों को एक साथ जन्म देती हैं। अगर ऐसी कोई बात है जो इस वक्त तुम मुझे नहीं बताना चाहती और बाद में बताना चाहोगी तो मुझे कांटेक्ट करना। तब तक मैं अपनी बात से मुकरने वाली नहीं हूँ। मैंने ऊँचे ख़ानदान में जो बात फैला रखी है उसी बात पर कायम रहूँगी। यह कहते हुए सुगंधा अपने बेटे तरुण के साथ वहाँ से चली गई। सुगंधा को जाता हुआ देखकर चांदनी ने एक गहरी राहत की सांस ली। चांदनी के रिएक्शन देखकर अनिका भी काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे सवाल पर चांदनी के चेहरे पर घबराहट क्यों नजर आने लगी थी। हर्षिता का चेकअप पूरा करने के बाद अनिका ने चांदनी से कहा, तुम हर्षिता को घर ले जा सकती हो। हाँ, उसे हाथ और पाँव की हड्डियों में चोट लगी है, मगर कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाएगी। और हाँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका फ्यूचर भी बिल्कुल सेफ है। अनिका की बात चांदनी के लिए एक राहत बनकर सामने आई थी। चांदनी को अब इस बात का भी डर सताने लगा था कि कहीं पार्टी में हुए एक्सीडेंट की वजह से हर्षिता को कोई ऐसी चोट तो नहीं पहुंची थी जिससे फ्यूचर में उसे मां बनने में कोई तकलीफ हो। क्योंकि एक तो पहले ही सुगंधा ने हर्षिता के बारे में ऐसी अफवाह फैला रखी थी, और इस एक्सीडेंट के बाद अगर उसकी कोई ऐसी बात सच हो गई तो हर्षिता का फ्यूचर काफ़ी खतरे में पड़ सकता था। हर्षिता को चांदनी के हवाले करने के बाद अनिका ने सोचा कि एक बार वह जाकर मयूर को देख आए। जैसे ही अनिका ने लिफ्ट की और अपने कदम बढ़ाना शुरू किए, चांदनी दौड़कर उसके पास आई। चांदनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे ख़ानदान पर कितना बड़ा एहसान किया है। हमारे समाज में एक लड़की को आज भी सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन की नज़रों से देखा जाता है। हर लड़की का फ्यूचर सिर्फ इसी बात पर टिका हुआ है कि वह उसके ख़ानदान में जाकर उसके वंश को आगे बढ़ाएगी। तुमने हर्षिता के लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती, मगर हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अनिका चांदनी की बात सुनकर कुछ हैरान हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि चांदनी इस बात को कहाँ ले जाना चाहती थी। चांदनी ने यहाँ वहाँ देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो वह दवाई मैं तुम्हें दे सकती हूँ। रोहित मारवा के साथ तुम एक साथ ट्रिपलेट्स को जन्म दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह दवाई दे दूंगी बिना किसी कीमत के। अनिका चांदनी की यह बात सुनकर इतनी हैरान हो गई थी कि वह अपने कदम पीछे हटा लिए। चांदनी ने अनिका को संभालते हुए उसका एक हाथ पकड़ा। अनिका ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए चांदनी से पूछा, क्या कह रही हो तुम? क्या सचमुच इस तरह की कोई दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती हो? चांदनी ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। चांदनी घबराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। वह नहीं चाहती थी कि अनिका और उसके बीच जो बातें चल रही थी वह कोई और सुने। अनिका पहले ही जुड़वा बच्चों को जन्म दे चुकी थी, और तो और वह अब अलेक्जेंडर भी अनिका और रोहित की लाइफ में आ चुका था। अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर अलेक्जेंडर अनिका का बच्चे ना भी हुआ तब भी वह उसे ज़रूर अपनाएगी, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म थी कि अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था। एक हंसते खेलते परिवार को पूरा करने के लिए अनिका को और बच्चों की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले से इस बात को लेकर परेशान थी कि वह 3 बच्चों का भविष्य में कैसे एक साथ संभाल पाएगी। फिर और 3 बच्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर अनिका यह जरूर जानती थी
या यह ज़रूर चाहती थी कि आखिर चांदनी कौन सी दवाई की बात कर रही थी। इसके इस्तेमाल से एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया जा सकता था। इतने सालों तक अनिका आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया से जुड़ी हुई थी, मगर खुद अनिका ने भी कभी ऐसी दवाई के बारे में नहीं सुना था। हाँ, अनिका ने पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा जरूर था, मगर अनिका नहीं जानती थी कि आज की दुनिया में वह दवाई कहीं मौजूद है। अनिका ने चांदनी का हाथ कस कर पकड़ लिया और चांदनी से पूछा, मुझे बताओ कि तुम वह दवाई कहाँ से लेकर आई हो? किसने दी तुम्हें वह दवाई? क्या सचमुच ऐसी कोई दवाई है जिससे औरत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सके? उसका सवाल सुनते ही चांदनी खुद घबरा गई। घबराहट में आकर चांदनी फिर से यहाँ वहाँ देखने लगी। हर पल चांदनी इस बात को लेकर तसल्ली कर लेना चाहती थी कि उस दोनों के बीच में जो कुछ बातें हो रही थी वह किसी और को सुनाई ना दे। कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद जब चांदनी को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका को सच्चाई बताने में कोई हर्ज नहीं था, तब उसने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। चांदनी ने अनिका से कहा, लगभग 6 साल और कुछ महीने पहले की बात है। मैंने रास्ते में एक लावारिस आदमी की जान बचाई थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अगर मैं उस आदमी की जान नहीं बचाई होती तो शायद कई दिनों तक उसकी लाश के बारे में भी किसी को नहीं पता चलता। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस आदमी के सर पर जोर से वार किया था। पता नहीं ऐसा एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था या किसी ने उस आदमी पर हमला किया था, मगर जैसे ही मैंने उस आदमी की जान बचाई, उस आदमी ने मुझे एक दवाई का फार्मूला हाथ में थमा दिया। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था वह ज़रूर कोई दवाई बनाने का फार्मूला था। उस आदमी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें पास के किसी शहर में छोड़ सकती हूँ। तब उसने मुझे मना कर दिया और मुझसे जाने को कहा। मैं अपनी कार में बैठकर घर आ गई। मेरी माँ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखती है। मेरी माँ की मदद से मैंने वह दवाई बनाई और शादी के बाद मैंने एक गोली खाई। जैसा उस बूढ़े आदमी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि सिर्फ एक गोली खाने से औरत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, उसकी बात सच निकली। शादी के कुछ ही महीनों में मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मैंने डिलीवरी की तब एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। मैंने वही दवाई मेरी मंझली बहन को उसकी शादी के बाद दी थी। उसे पहली बार जुड़वा बच्चे हुए और दूसरी बार एक साथ ट्रिपलेट्स। दवाई सचमुच काम कर रही थी। यह देखकर मैं आज भी उतनी ही हैरान हूँ कि जितनी हैरानी मुझे अपनी डिलीवरी के बाद हुई थी। तुम चाहो तो वह दवाई मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। अनिका को पता था कि आयुर्वेद में ऐसी दवाई आविष्कार होना नामुमकिन नहीं था, मगर वो जानना चाहती थी कि आखिर वह इंसान कौन था जिससे चांदनी को ऐसी दवाई का फार्मूला दिया था। उसने चांदनी से पूछा, वह इंसान कौन था? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? चांदनी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने उससे काफ़ी बार पूछने की कोशिश की वह कौन है, वह कहाँ रहते हैं, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस उनका हुलिया मुझे आज भी याद है। चांदनी ने धीरे धीरे उस आदमी का हुलिया बताना शुरू किया। चांदनी जैसे जैसे उस आदमी का हुलिया बताने लगी, अनिका के चेहरे का रंग उड़ने लगा। चांदनी ने जिस तरीके का हुलिया बताया था वह सुनकर अनिका को यकीन हो गया कि हो ना हो चांदनी जिस बूढ़े आदमी से मिली थी वह शख्स कोई और नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे, जो इस वक्त हॉस्पिटल में राजलक्ष्मी की देखरेख में ट्रीटमेंट ले रहे थे। काफ़ी दिन हो गए थे बूढ़े बाबा अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। हालांकि अनिका ने राजलक्ष्मी को एक्यूपेंचर की सारी टेक्निक सिखा दी थी। राजलक्ष्मी मयूर के साथ साथ बूढ़े बाबा की भी देखभाल किया करती थी और उन्हें रोज़ एक्यूपेंचर से ट्रीटमेंट भी दिया करती थी। चांदनी ने अनिका से कहा, एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्यों, पर उस वक्त मैं इतना घबरा गई थी कि मैंने उस आदमी का फ़ोटो मोबाइल में नहीं खींची, वरना मैं तुम्हें उस आदमी का चेहरा दिखा सकती थी। अनिका को यह सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रहा था। 6-6.5 साल पहले की बात थी। यह तकरीबन उसी समय की बात थी जब अनिका प्रेग्नेंट थी। अनिका को तभी अचानक कुछ याद आया। अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर अनिका ने मोबाइल की स्क्रीन चांदनी को दिखाते हुए पूछा, यही वह आदमी है जिसे तुम मिली थी? अनिका के पास बूढ़े बाबा की तस्वीर मोबाइल में स्टोर थी। कुछ देर तक बड़ी ही गौर से मोबाइल स्क्रीन पर देखने के बाद चांदनी ने अनिका से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह वही आदमी है जो मुझे मिले थे। इनका चेहरा तो पूरी तरह से झुलस चुका है, मगर उनका चेहरा मुझे आज भी याद है। उनके लेफ्ट गाल पर एक तिल था, गोल गोल आंखें, लंबी नाक। वह यह नहीं हो सकते। अगर वह होंगे भी तो मैं इस तस्वीर के जरिए उन्हें पहचान नहीं पाऊंगी। इस तस्वीर में जो शक्ल दिखाई दे रही है वह तो काफ़ी डरावनी है। अनिका ने नोटिस कर लिया था कि चांदनी को बूढ़े बाबा की तस्वीर काफ़ी डिस्टरबेंस हो रही थी, इसलिए अपना मोबाइल फ़ोन फिर से अपनी जेब में रखते हुए अनिका फिर से गहरी सोच में खो गई। जहाँ तक बूढ़े बाबा का चेहरा झुलसने का सवाल था, अनिका अच्छी तरह जानती थी कि वह 20 साल पहले की बात थी। इसका मतलब साफ था कि 6 साल पहले जो आदमी चांदनी को मिला था वह बूढ़े बाबा नहीं हो सकते, वह शख्स कोई और थे। फिर कौन था वह आदमी, यह अनिका के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया।
अनिका ने पलट कर चांदनी की ओर देखा और पूछा, अच्छा यह आदमी तुम्हें कहाँ मिला था? क्या यह हादसा दिल्ली में ही हुआ था? चांदनी ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका से कहा, नहीं नहीं, यह बात यहाँ की नहीं है। उन दिनों मैं मनाली कुछ काम से जा रही थी। मनाली बॉर्डर के आसपास ही यह हादसा हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। तभी चांदनी को इस बात का भी एहसास हुआ कि अनिका भी मनाली से दिल्ली आई थी। अनिका ने कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद चांदनी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह हादसा कब हुआ था? वह आदमी तुम्हें एग्जैक्टली किस वक्त मिला था? कुछ देर सोचने के बाद चांदनी ने जवाब देते हुए कहा, 6.5 साल पहले नवंबर का महीना था। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे और बाल पूरी तरह से सर्दियों के कारण जम चुके थे। मैंने अपनी पति की एक जैकेट भी उन्हें पहनाई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वह नवंबर का महीना था। हम लोग हनीमून के लिए मनाली जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी भी मनाली की ओर आगे बढ़ रहे थे। जब चांदनी को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका उस आदमी को लेकर कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रही थी, तब चांदनी ने उससे पूछा, क्या मेरे साथ जो कुछ हादसा हुआ था तुम्हारे साथ कनेक्टेड है? चांदनी ने जो वक्त बताया था वही वक्त था जब अनिका के पेट में रिया और आर्यन थे। अनिका को धीरे धीरे अब यह लगने लगा था, हो ना हो उस हादसे का कनेक्शन अनिका के साथ जरूर था। कुछ देर तक अपने दिमाग में एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ते हुए अनिका ने चांदनी की ओर देखकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस हादसे का ताल्लुक जरूर मेरे साथ है। चांदनी की बातें सुनने के बाद अनिका गहरी सोच में पड़ गई। अनिका हॉस्पिटल कॉरिडोर की खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। तभी अचानक रोहित के जूतों की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। रोहित ने अनिका के पास आकर अनिका से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर रोहित समझ चुका था कि जरूर अनिका किसी बहुत बड़ी टेंशन में थी। और रोहित को यह समझ नहीं आ रहा था कि हर्षिता का मामला सॉल्व होने के बावजूद अनिका परेशान क्यों नजर आ रही थी। अनिका और चांदनी के बीच में जो भी बातें हुई थी वह सारी बातें एक के बाद एक अनिका ने रोहित को बताए। रोहित यह सारी बातें सुनकर हैरान हो गया। कुछ देर तक रोहित भी एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक ही रोहित के दिमाग में कोई बात आई। रोहित ने चांदनी की ओर देखकर पूछा, क्या उस बूढ़े आदमी की कोई निशानी है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कोई भी ऐसी बात जो तुम अभी बताना भूल गई हो, या कोई ऐसी खास चीज़ जिससे हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता लगा सके। रोहित के सवाल पर काफ़ी देर तक चांदनी हॉस्पिटल कॉरिडोर की बेंच पर बैठी सोचती रही। फिर अचानक चांदनी को कुछ याद आया। चांदनी झटके से अपनी जगह से उठी और रोहित और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, एक चीज़ है मेरे पास उस बूढ़े आदमी की। जैसे ही चांदनी ने यह बात कही, रोहित और अनिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने चांदनी को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, बताओ क्या है, क्या हो सकता है? वह हो सकता है उस चीज़ के जरिए हम उस बूढ़े आदमी तक पहुंच सके। चांदनी ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, वह चिट्ठी। हाँ, वह चिट्ठी जिसमें उसने मुझे दवाई का फार्मूला लिख कर दिया था, वह अभी भी मेरे पास है। चांदनी की बात सुनकर रोहित तेजी से चांदनी और अनिका के पास आया। रोहित ने चांदनी से कहा, चिट्ठी हम देख सकते हैं? चांदनी ने इससे पहले रोहित मारवा के साथ फेस टू फेस बात भी नहीं की थी। रोहित देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। चांदनी भी एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती थी। रोहित मारवा को इस तरह बात करते हुए देखकर चांदनी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। मगर वो जानती थी कि रोहित मारवा बहुत जल्द अनिका के साथ शादी करने वाला था और अनिका के ऊपर चांदनी को पूरा भरोसा था। रोहित एक काफ़ी शार्ट बिजनेसमैन था। रोहित ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था और रोहित की एरोगेंस के बारे में चांदनी ने कई सालों से काफ़ी कुछ सुन रखा था। इसलिए जब रोहित ने चांदनी को सवाल पूछा तो कुछ देर तक चांदनी समझ नहीं पाई कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। मगर जब चांदनी ने अनिका की ओर आंखों में देखा तब धीरे धीरे चांदनी की सांसें कंट्रोल में आई और चांदनी ने अनिका से कहा, वह चिट्ठी तो मैं आपको अभी भी दिखा सकती हूँ। मेरी माँ के घर संभाल कर रखी है। वह चिट्ठी भी मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। इससे पहले कि चांदनी निकलने की कोशिश करती, अनिका ने चांदनी को रोकते हुए कहा, क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं? चांदनी अनिका पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती थी। अभी अभी अनिका ने चांदनी की बहन हर्षिता की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई थी। मगर जब अनिका ने कहा कि हम तुम्हारे घर आ सकते हैं, तब अचानक चांदनी की नज़र अपने सामने खड़े रोहित मारवा पर पड़ी। चांदनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि क्या सचमुच रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून चांदनी के घर आएगा। बड़े बड़े बिजनेस फैमिली सिर्फ यह बात सपने में सोच सकते थे कि किसी दिन रोहित मारवा उनके घर आएगा। चांदनी ने अपना होश संभालते हुए अनिका से कहा, जरूर चलिए मेरे साथ। चांदनी की बात सुनते ही अनिका ने हर्षिता को वार्ड बॉय के साथ उसके कमरे में भिजवा दिया।
रोहित ने भी अपना एक बॉडीगार्ड हर्षिता के कमरे के बाहर तैनात कर दिया ताकि तरुण या सिंघानिया परिवार का कोई और सदस्य हर्षिता को परेशान ना कर सके। हॉस्पिटल से निकलकर चांदनी अपनी कार में बैठकर अपने घर की ओर जाने लगी। चांदनी की कार के ठीक पीछे रोहित और अनिका अपनी कार में चांदनी को फॉलो करने लगे। रोहित जान चुका था कि काफ़ी वक्त बीत चुका था और अनिका की नींद पूरी नहीं हुई थी। रोहित ने अनिका से कहा, मुझे लगता है सानी परिवार के घर पहुंचने में हमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तब तक तुम कुछ देर आराम कर लो। अनिका ने अपना सर रोहित की ओर घुमाते हुए भारी आवाज़ में पूछा, रिया कैसी है? अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है रिया अपनी मम्मा से ज़्यादा अपने डैड के साथ ज़्यादा खुश है। अनिका जानती थी कि रोहित की यह बात सही भी थी, मगर कहीं ना कहीं रोहित अपनी लाडली बेटी को जितने छूट दे रहा था वह गलत भी था। मगर इस वक्त अनिका रोहित के साथ रिया की परवरिश को लेकर कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने रोहित से पूछा, अच्छा यह बताओ, अलेक्जेंडर और रिया के बीच में कैसी जम रही है? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अब तक दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई है। इस बात पर अनिका ने झटके से अपना सर उठा लिया और रोहित से कहा, यह क्या कह रहे हो? अब तक दोनों बच्चे एक दूसरे से मिले नहीं, यह कैसे हो सकता है? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, दरअसल अलेक्जेंडर जब से आया है तब से अपने आप को उस कमरे में बंद कर दिया है। नौकर को कहकर मैं थोड़ी थोड़ी उस कमरे में खाना भिजवा देता हूँ, मगर वह बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं इस लड़के को कैसे संभालेंगे हम लोग। अलेक्जेंडर को लेकर रोहित के दिल में चिंता बढ़ने लगी थी। अनिका को भी तभी कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के लिए काफ़ी फिक्र होने लगी थी। अलेक्जेंडर बाकी बच्चों से काफ़ी अलग था। इंटेलिजेंस और बिहेवियर के मामले में वो काफ़ी तेज़ था। अक्सर ऐसे बच्चों को काबू में करना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। अनिका एक बात अच्छी तरह जानती थी कि चाहे अलेक्जेंडर उसका बेटा हो या ना हो, मगर एक बात तो तय थी कि अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था और इस रिश्ते से अलेक्जेंडर को फ्यूचर में संभालना ना सिर्फ रोहित की बल्कि अनिका की भी जिम्मेदारी थी। अनिका के मन में जब इस बात की फिक्र चल रही थी कि अलेक्जेंडर आर्यन और रिया के बीच में कैसे निभेगी, तभी अचानक रोहित की कार ने ब्रेक मारी। रोहित की कार चांदनी की कार के ठीक पीछे खड़ी थी। चांदनी अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी ऑफिसर से कुछ बात कर रही थी। चांदनी और सिक्योरिटी ऑफिसर के बीच चल रही बातें रोहित और अनिका नहीं सुन पा रहे थे, मगर अचानक ही उन्होंने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड चांदनी की बात सुनने के बाद तुरंत हैरानी से पीछे की कार की ओर देखने लगा। इसके बाद तुरंत वह भागकर अपनी सिक्योरिटी कैबिन के पास गया और इशारे से कैबिन के अंदर बैठे अपने आदमी को बिल्डिंग के अंदर जाने का गेट खोलने का इशारा करने लगा। जैसे ही गेट खोलने के बाद रोहित की कार आगे बढ़ने लगी, वह सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित की कार के सामने देखकर सैल्यूट करने लगा। पार्किंग लॉट में दोनों गाड़ियां पार्क करने के बाद चांदनी अनिका और रोहित को एस्कॉर्ट करती हुई लिफ्ट तक ले गई। जब वह तीनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे तब चांदनी लगातार रोहित मारवा को देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा आज खुद उसके घर आ रहा था। जैसे ही सानी हाउस के फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। रोहित और अनिका ने देखा कि चांदनी और हर्षिता की माँ दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। रोहित और अनिका को देखकर चांदनी की माँ ने एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए रोहित से कहा, आइए बेटा, प्लीज़ आइए, सानी हाउस में आपका स्वागत है। हर्षिता की माँ अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका ने जो कुछ भी किया था हर्षिता की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए। आज हर्षिता की माँ के लिए दुगनी खुशी की बात यह थी कि सिर्फ अनिका ही नहीं बल्कि हर्षिता के लिए रोहित मारवा भी खुद आज सानी का हाउस में आया था। रोहित और अनिका को बड़े ही प्यार से अपने घर में वेलकम करते हुए चांदनी की माँ ने नौकरों से कहा, जरा जल्दी से नाश्ता और शरबत लेकर आओ। यह बात सुनते ही लगभग अनिका और रोहित ने एक साथ कहा, नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी आर फाइन। ऐसा नहीं था कि रोहित और अनिका को सानी हाउस के खाने पीने पर भरोसा नहीं था, मगर दोनों के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर कौन था वह बूढ़ा आदमी जो 6.5 साल पहले चांदनी को मिला था। वह जल्द से जल्द वह चिट्ठी देखना चाहते थे जो वह बूढ़ा आदमी चांदनी को दे गया था। चांदनी भी जानती थी कि रोहित मारवा जैसे बिजनेसमैन के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए बिना वक्त गवाए चांदनी अंदर के कमरे में एक छोटी सी चिट्ठी अपने हाथ में लेकर आई। वह चिट्ठी अनिका को थमाते हुए चांदनी ने कहा, यही वह चिट्ठी है जो उस बूढ़े बाबा ने मुझे दी थी। चांदनी की माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चांदनी ने वह चिट्ठी अनिका को क्यों दी थी, मगर वह इतना ज़रूर जानती थी कि इतनी बड़ी डॉक्टर और इतने बड़े बिजनेस फैमिली मारवा हाउस की होने वाली बहू साहनी परिवार के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं कर सकती थी। इसलिए अनिका को समझाते हुए चांदनी की माँ ने कहा, देखो बेटा, इस चिट्ठी में जो फार्मूला लिखी गई है उससे बनी हुई दवाई काफ़ी असरदार है, लेकिन मैं एक बात कह दूं
कि इस दवाई की कभी ज़्यादा लालच मत करना। हर दिन सिर्फ एक दवाई के सेवन से तुम एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती हो। आप दोनों तो पहले ही जुड़वा बच्चों के माँ बाप हैं। अगर दवाई ज़्यादा खा ली तो 3 से भी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। यह बात कहने के बाद चांदनी की माँ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और रोहित की ओर देखते हुए उसने कहा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि इस दवाई का कभी ओवरडोज नहीं होना चाहिए। वह क्या है ना कि एक बाप होने के नाते और इतने बड़े ख़ानदान के मुखिया होने के नाते आप तो चाहेंगे कि आपके घर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके आंगन में खेले, मगर बच्चों की ज़्यादातर जिम्मेदारियां एक माँ को निभानी होती है। बच्चों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक एक माँ को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तो ज़रा सोच लीजिएगा, हमारी खूबसूरती सी अनिका को ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ ना उठाना पड़े। अब फैसला आपके हाथ में है। अनिका और रोहित अच्छी तरह जानते थे चांदनी की माँ ये बात को पूरी तरह से गलत समझा था। वह लोग यहाँ यह देखने आए थे कि आखिर इस चिट्ठी के अंदर कोई ऐसी बात लिखी हो जिससे वह लोग उस बूढ़े बाबा तक पहुँच सके। मगर चांदनी की माँ ने यह सोचा था कि अनिका और रोहित शायद इसलिए आए थे कि उनकी प्लानिंग थी कि वह कोई और बच्चों को जन्म मारवा खानदान के वंश को बढ़ाने के लिए दें। इस वक्त अनिका और रोहित के पास आंटी की गलतफहमी दूर करने का वक्त नहीं था। अनिका ने जल्द से जल्द उस चिट्ठी को खोला। जैसे ही अनिका ने चिट्ठी पढ़ी, अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। रोहित ने अनिका के हाथों में पकड़ी हुई चिट्ठी को अनिका के ठीक पीछे जाकर पढ़ा। जब रोहित ने देखा कि चिट्ठी पढ़ने के बाद अनिका काफ़ी परेशान हो गई थी, तब रोहित ने अनिका के कंधे पर एक हाथ रखकर अनिका से पूछा, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई तुम? क्या इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है उसे यह पता चल सकता है कि वह आदमी कौन था जो 6.5 साल पहले चांदनी को मिला था? अनिका बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को देखने लगी। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर रोहित ने फिर से धीमी आवाज़ में अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनिका ने अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, यह चिट्ठी तो